Hello achievers, this is Yash and welcome back to City Point. So what we are going to do in today's session, actually in the last session we almost completed subject verb agreement, है ना? तो लास्ट सेशन में it was the part 1 as I remember, तो आपको भी याद होगा. तो लास्ट सेशन में हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पार्ट 1 किया था. व्हाई? बिकॉज आई कुड नॉट हैव कंप्लीटेड द होल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कांसेप्ट इन 1 आवर, और 1 आवर से ज्यादा की क्लास में लेता नहीं हूँ, है ना? तो इन द लास्ट सेशन हमने पार्ट 1 किया था किसका, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, एंड वी हैव टू कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इन टुडेस सेशन एनी हाउ, है ना? तो आज का सेशन जो लास्ट सेशन होने वाला है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, उसमें हमें कंप्लीट करना द सेकंड पार्ट, द रिमेनिंग रूल्स एंड सम व्हाट examples associated with this concept as soon as possible by today only, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो इंट्रोडक्शन था, डेफिनेशन था, सब समझा दिया था. आज हम करेंगे पार्ट सेकंड, है ना? तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पार्ट सेकंड आज होने वाला है. तो व्हाट यू हैव टू डू, दिल थाम के बैठना है और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सेकंड पार्ट कंप्लीट करवाने में मेरी हेल्प करनी है आपको, ठीक है? चलिए देखते हैं. A1 का मतलब क्या हो गया? लास्ट टाइम Z तक कंप्लीट हो गया, A टू Z. अब मैंने जो है डिफरेंट सोचा था कि भाई अब जो है अल्फाबेट जो है डिफरेंट तरीके से लेता हूँ, है ना? इन नंबरिंग दी रूल्स एसोसिएटेड विद दिस कंसेप्ट. तो A1 पे आ जाते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं. Most या most of takes a plural verb and a plural noun when preceded by a countable noun, and most of takes singular when preceded by an uncountable noun. तो जितना भी ये लिखा है आपको साफ शब्दों में बताता हूँ. most का आपको मतलब पता है क्या होता है ना? most का मतलब पता है बहुत. most का मतलब क्या होता है? बहुत. और ये कैसे यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है? जो most है, अनलाइक मैनी एंड मच, जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज हो सकता है. मैनी केवल प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है. मच केवल अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है. लेकिन मोस्ट एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा व्हाट एडवर्ब भी है, ठीक है? एक ऐसा वर्ड है इन ग्रामर जो दोनों के लिए यूज हो सकता है, लेकिन को वर्ब का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को पढ़ रहे हैं. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी वर्ब इन नंबर्स आनी चाहिए, है ना? तो ये कह रहा है कि अगर मोस्ट ऑफ के बाद, मोस्ट ऑफ अगर मैं यूज करता हूँ इंस्टेड ऑफ मोस्ट, है ना? मोस्ट ऑफ अगर मैं यूज करता हूँ, तो अगर मोस्ट ऑफ के बाद आपका आता है आर्टिकल द, हमेशा आपका आर्टिकल द ही आएगा, ठीक है? उसके बाद आता है आपका प्लूरल नाउन, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना है. तो मोस्ट ऑफ के बाद आप कभी भी सिंगुलर नाउन का यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है? मोस्ट का मतलब क्योंकि होता है बहुत, और बहुत जो होगा वो एक से ज्यादा ही होगा. तो सिमिलर सी बात है, सिंपल सी बात है कि भाई अगर मैं मोस्ट ऑफ किसी नाउन के लिए यूज कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है प्लूरल होगा, क्योंकि प्लूरल ही एक से ज्यादा हो सकता है, दैट इज बहुत, है ना? तो मोस्ट ऑफ के बाद अगर तुम काउंटेबल नाउन का यूज करते हो तो वो प्लूरल होगा, लाइक मोस्ट ऑफ द बॉयज. तो इस केस में अगर आपका आता है काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन के लिए आपको क्या लगानी, वर्ब लगानी, दैट इज प्लूरल. तो आप प्लूरल नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं कर सकते. मोस्ट ऑफ द बॉयज आर हंग्री, इसका मतलब क्या हो गया? बहुत से बच्चे, बहुत से लड़के क्या है, भूखे हैं, है ना? नेक्स्ट, मोस्ट लैपटॉप्स. तो ऐसा नहीं है कि आप मोस्ट के बाद ऑफ लगा के ही आप जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करोगे. आप मोस्ट के बाद डायरेक्टली प्लूरल काउंटेबल नाउन का भी यूज कर सकते हो, लाइक ओवर हियर. दो इस तरीके से मतलब आप यूज कर सकते हो, चाहे मोस्ट यूज करो चाहे मोस्ट ऑफ यूज करो, तरीका है ना यूज करने का. तो मोस्ट के बाद अगर आप काउंटेबल नाउन को यूज करते हैं तो वो भी प्लूरल ही आएगा, है ना? तो मोस्ट के बाद मैंने क्या करा, प्लूरल नाउन का यूज कर दिया. तो अभी भी आपको प्लूरल ही वर्ब यूज करनी पड़ेगी, सिंगुलर वर्ब का कोई मतलब नहीं है. मोस्ट लैपटॉप्स वर डिफेक्टिव, यानी कि बहुत से लैपटॉप जो थे वो डिफेक्टिव थे, खराब थे, है ना? या आउट ऑफ ऑर्डर थे, है ना? उसके बाद है मोस्ट सिविलियंस आर ओल्ड स्कूल ओवर हियर, या हियर मतलब ओल्ड स्कूल, यहाँ पे एक तरह का स्लैंग यूज किया हुआ है जिसका मतलब होता है पुराने ख्यालात के, है ना? तो जितने भी मतलब मोस्ट सिविलियंस मतलब बहुत से सिविलियंस यहाँ पे पुराने ख्यालात के हैं, है ना? या पुरानी सोच है, दकियानूसी सोच है, इस तरीके से. मोस्ट ऑफ द क्रॉकरी वॉज ब्रोकन. अब देखो यहाँ पे वॉज क्यों आया है, सिंगुलर वर्ब क्यों आई है? क्योंकि अब मोस्ट के बाद क्या आया है, आपका अनकाउंटेबल नाउन आया है. तो कभी भी आप अनकाउंटेबल नाउन का यूज करोगे तो उसके साथ कभी भी आप प्लूरल वर्ब का यूज कदापि नहीं कर सकते, ओनली सिंगुलर वर्ब. तो यहाँ पे आपको पता है कि क्रॉकरी है. क्रॉकरी एक तरह का अनकाउंटेबल नाउन है ना? क्रॉकरी, बेकरी, पोएट्री, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है. तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वर्ड मैंने यहाँ पे वॉज का यूज किया है कि भाई बहुत सी क्रॉकरी टूट गई थी, है ना? उसके बाद मोस्ट ऑफ द लगेज, लगेज भी क्या है, एक तरह का आपका अनकाउंटेबल नाउन है. इज लेफ्ट कि बहुत सा लगेज या बहुत सा सामान छूट गया है, इस तरीके से. आई होप मोस्ट या मोस्ट ऑफ आपको कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा.
अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो हाउ कैन आई नो दैट यू डू नॉट हैव डाउट, बाय द कमेंट बॉक्स यू कैन जस्ट मेंशन इट, है ना। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट, A2, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय नॉट ओनली बट आल्सो। जैसे मैंने आपको बताया था ईदर का पेयर होता है और के साथ, नीदर का पेयर होता है नॉर के साथ। ऐसे ही एक और पेयर होता है आपका, वैसे तो कंजंक्शन में मैंने पढ़ा दिया था, एक और पेयर होता है ग्रामर के अंदर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो एक ऐसा पेयर है जो यूज होता है, ठीक है, इन पेयर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि भाई वैसे तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज वैसे ही होता है जैसे ईदर और नीदर नॉर का होता है, ठीक है। तो अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट दो सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइन होते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो वर्ब आएगी सिंगुलर। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइन होते हैं तो, और बट व्हेन द सब्जेक्ट्स ऑफ डिफर इन नंबर, लेकिन अगर सब्जेक्ट होते हैं डिफर इन नंबर, मतलब नंबर होता है सिंगुलर प्लूरल ऐसे हो जाता है, या दोनों ही प्लूरल होते हैं, ठीक है, तो वर्ब आपकी नियरर सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। वही बात है जो मैंने आपको ईदर और नीदर और के केस में बताई थी। ईदर और ठीक है, ये है एक, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, लास्ट पार्ट में, जो फर्स्ट पार्ट था आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि भाई अगर आपके पास एक सिंगुलर नाउन है, एक प्लूरल है, तो आपको यहाँ फिट करना है, तो आप सिंगुलर यहाँ फिट करोगे, प्लूरल यहाँ फिट करोगे, और जो वर्ब आएगी वो और के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग आती है ना। तो अगर आपके पास एक सिंगुलर नाउन है और एक प्लूरल है, तो सिंगुलर नाउन आता है पहले और प्लूरल नाउन आता है बाद में, है ना। तो ऐसे ही नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ है, ठीक है, लाइक नॉट ओनली एल्बर्ट बट ऑल्सो हिज ब्रदर इज रिलायबल फॉर दिस टास्क। अब इस केस में ये पहले तो सेंटेंस की हिंदी बता देता हूँ क्या बोलना चाह रहा है, कि केवल एल्बर्ट ही नहीं, उसका भाई भी विश्वास करने लायक है इस काम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो दोनों जो नाउन है, एक ये और एक ये, दोनों ही सिंगुलर है, तो सिंपल सी बात है जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी, और ये वर्ब का जो रियल सब्जेक्ट है वो क्या है, जैसे और के बाद जो नाउन आता है वो क्या होता है, रियल सब्जेक्ट होता है। ऐसे ही नॉट ओनली बट ऑल्सो में जो बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट आता है वो क्या होता है, रियल सब्जेक्ट होता है वर्ब का, ठीक है। तो इसलिए वहां पे इज आया, वहां पे इज इसलिए नहीं आया क्योंकि एल्बर्ट और हिज ब्रदर सीरियस सिंगुलर है, वहां पे इज इसलिए आया क्योंकि बट ऑल्सो के बाद हिज ब्रदर जो है वो सिंगुलर है। तो इस बात को, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नॉट ओनली ही, ठीक है, बट ऑल्सो आई, ठीक है। अब वहां पे हैज आएगा, ये हैव आएगा, तो बट ऑल्सो के बाद देख लो क्या आ रहा है, बट ऑल्सो के साथ आ रहा है आपका आई, तो आई के साथ हैज आता है या हैव आता है, हैव आता है, तो हैव लॉस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। तो इस तरीके से आपका बनेगा मीनिंग, ठीक है, कि भाई केवल वह ही नहीं, मैं भी इस अपॉर्चुनिटी को खो चुका हूं, इस तरीके से। आई होप क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़े। थर्ड, ए थर्ड क्या कहता है, हाफ ऑफ, बस हाफ ऑफ है, मतलब जैसे आपका था मोस्ट और मोस्ट ऑफ, वैसे हाफ और हाफ ऑफ है। ये कैसे यूज होते हैं, हाफ ऑफ के बाद वही है, अगर आपका आता है प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब आएगी प्लूरल, और हाफ के बाद अगर आता है आपका क्या, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, तो आएगा आपका सिंगुलर वर्ब, है ना। वही वही सारे कंसेप्ट है रिलेटेड। जैसे हाफ ऑफ द नोट्स आर फेक, अब हाफ के बाद ऑफ आ रहा है, उसके बाद आर्टिकल द आ रहा है, उसके बाद जो नोट्स है वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब वहां पे वो प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी प्लूरल आ गई, ठीक है, कि भाई आधे नोट्स नकली है, ठीक है। उसके बाद यानी कि वो करेंसी की बात हो रही है ना। हाफ ऑफ द मोबाइल फोन्स आर डैमेज्ड, अब यहाँ पे भी आर क्यों आया है, क्योंकि मोबाइल फोन्स की बात हो रही है, और जो मोबाइल फोन्स है दे आर काउंटेबल, और ये प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। वन ऑफ द, इसको ध्यान रखो, ऑफ द, ठीक है, यहाँ पे नाउन, यहाँ पे नाउन। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑफ द एक ऐसा फ्रेज है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है, जिसमें ऑफ द के बाद जो भी यहाँ पे नाउन आता है वो प्लूरल होता है, अगर काउंटेबल होगा तो, है ना, और अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा। तो ऐसे ही सब में दिखेगा आपको। हाफ ऑफ द शुगर इज नीडेड, कि भाई आधी शुगर की जरूरत है, आधी चीनी की जरूरत है। तो अब यहाँ पे इज क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे आपका शुगर है, दैट इज अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल नाउन होगा तो आपके पास केवल एक ही चॉइस बचती है, टू यूज अ सिंगुलर वर्ब, दैट इज इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए फोर्थ, नो, ठीक है। नो वैसे तो लास्ट टाइम पे भी हमने डिस्कस करा था, नो। नो में भी वही कंसेप्ट है, जैसे और के साथ है, और आपका नॉर के साथ है, और बट ऑल्सो जो हमने नॉट ओनली के साथ पढ़ा है उसके साथ है। तो नो का भी यही सीन है, कि अगर नो के साथ दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ते हैं, ठीक है, और दोनों किससे कनेक्ट होते हैं, एंड से, तो वर्ब आएगी सिंगुलर, ठीक है, लाइक नो डॉक्टर
एंड नो नर्स, वर्ब सिंगुलर है। अब नो के केस में डिपेंड करता है कि भाई जो नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वाला नो है, मतलब जो नो है उसके बाद क्या आता है। अगर यहाँ पे होता नर्सेज तो यहाँ पे वर आ जाता, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे सिंगुलर है, ये मैटर नहीं करता, एंड से कनेक्टेड है, एंड वी नो कि भाई एंड से जब दो सिंगुलर नाउन कनेक्ट हो जाते हैं तो दे बिकम प्लूरल, लेकिन वो केस इसमें नहीं चलेगा, ठीक है। तो नो डॉक्टर एंड नो नर्स वॉज देयर टू अटेंड द पेशेंट, कि भाई ना कोई डॉक्टर था ना कोई पेशेंट था, सॉरी ना कोई नर्स थी पेशेंट को अटेंड करने के लिए। हाउ रिडिकुलस इट इज, नो। चलिए, अब नो का एक और आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कि अगर नो के बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा लो, लाइक यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल लगा दो, प्लूरल लगा गया तो वो भी प्लूरल आएगी, और अनकाउंटेबल नाउन भी लगा सकते हो, ठीक है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है नो के साथ। लाइक नो स्वीट्स आर बॉट फॉर द ओकेजन, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, नो स्वीट्स आर बॉट फॉर द ओकेजन, इसका मतलब अब यहाँ पे नो के बाद क्या है, प्लूरल नाउन है। अगर नो के बाद आ गई प्लूरल नाउन तो वह भी प्लूरल हो जाएगी, ठीक है, कि भाई ओकेजन के लिए कोई भी मिठाई खरीदी नहीं जाती है, ठीक है, या गई है, कुछ भी मान लो। नो एडिशनल क्लास इज गिवन टू द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स को कोई भी एडिशनल क्लास नहीं दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे नो के बाद अगर क्या है, नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो नो का कंसेप्ट बिल्कुल सीधा साधा है कि भाई अगर मेरे साथ सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है। नो पेनी इज लेफ्ट, बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है, एक रुपया नहीं बचा है ना। नो के साथ पेनी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है। और पेनी क्या है, आई थिंक पेनी अनकाउंटेबल नाउन नहीं, पेनी तो काउंट किया जा सकता है ना। तो नो के साथ आप कैसे भी यूज कर सकते हो। अब आते हैं B1 पे, टाइटल्स ऑफ बुक्स, ठीक है, ये ध्यान रखना, जो भी बुक्स होती है उसकी टाइटल्स, उसका नाम, ठीक है, नेम्स ऑफ द कंट्रीज, कंट्रीज का नाम, नेम्स ऑफ द हाउसेज, ठीक है, होटल्स, इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा, जितने भी आपको नाम लगते हैं, ठीक है। अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो उनको रहने दो, हमें उनसे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे आर जस्ट अ नेम, ठीक है। तो अगर कोई भी नाम हो, ये देखने की जरूरत नहीं है कौन सा नाम है, किसका नाम है, क्या है क्या नहीं, बस नाम होना चाहिए। कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी थिंग हो, अगर उसका नाम प्लूरल में है तो तब भी वो सिंगुलर ही माना जाएगा, ठीक है। लाइक क्राइम एंड पनिशमेंट, ये एक तरह की बुक का नाम है, ठीक है, नोवेल का नाम है, मैंने पढ़ी नहीं है, मैं तो बस ऐसे लिख दिया है, क्राइम एंड पनिशमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि भाई जो क्राइम एंड पनिशमेंट है ना वो एक नाम है बस, तो नाम को नाम की तरह लो, है ना। तो नाम का भी प्लूरल होता है, किसी का नहीं होता, तो इसीलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया। इज एन इंटरेस्टिंग नॉवल, गुलिवर्स ट्रेवल्स तो मैंने पढ़ रखी है ना। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स इज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट, तो जो गुलिवर्स ट्रेवल्स है, ठीक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है, जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो अब ये लग रहा है प्लूरल, लेकिन ये है सिंगुलर, इसलिए इस का यूज किया है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। एंड अब हम आगे बढ़ेंगे। अब है आपका B2, B2 क्या कहता है, नन के बारे में बोलता है। नन के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि नन की एक एम्बिग्यूटी है कि नन एक्चुअली सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल, बहुत सारे टीचर्स को ये पता नहीं होता है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज वेरी कॉमन कि हम इसको सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं, लाइक वन, है ना। तो जब ये ग्रामेरियन से रूल बना था दैट टाइम इट वाजंट कंक्लूडेड कि नन सिंगुलर है या प्लूरल, मैंने जितना पढ़ रखा है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो नन या नन ऑफ कैन बी ट्रीटेड इधर एज सिंगुलर और प्लूरल, या तो उसको सिंगुलर मानो या प्लूरल मानो, आपकी मर्जी है। जैसे नन ऑफ द रिक्वायर्ड एम्प्लॉइज इज या आर एब्सेंट, दोनों सही है, लेकिन तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि मोस्ट केसेस में कन्वेंशनली नन जो है ना मोर करेक्ट है जब सिंगुलर वर्ब, हाँ सिंगुलर वर्ब के साथ आता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर ये खुद ही रूल कंफ्यूज है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये ध्यान रखना है कि नन लाइक वन सिंगुलर वर्ब यूज करता है, ठीक है, क्या यूज करता है, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल को आप ध्यान नहीं दोगे। वैसे तो दोनों ही करेक्ट है क्योंकि इसका कोई है ना वो नहीं है, कंक्लूजन नहीं निकला है कि नन सिंगुलर है प्लूरल, बट दोनों ही करेक्ट है। बट आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाला, ठीक है। आई हैव ऑर्डर्ड अ फ्यू नॉवेल्स बट नन ऑफ देम हैज बीन या हैव बीन डिस्पैच्ड, दोनों ही सही है, ठीक है, कि भाई मैंने कुछ नॉवल ऑर्डर की थी लेकिन एक भी जो अब तक आई नहीं है, तो यहाँ पे ये भी सही है, हैव बीन ये भी सही है। बट एग्जाम में इफ यू हैव बीन गिवन अ चॉइस, इफ यू आर गिवन अ चॉइस, तो आपको ये हैज बीन का यूज करना है, यानी कि सिंगुलर नाउन, सॉरी सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। उसके बाद है आपका शी हैज बॉट सम क्रॉकरी बट नन ऑफ इट इज
यूजफुल। अब यहाँ पे आर क्यों गलत हो गया है? क्योंकि वही कंसेप्ट है, अगर अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है तो आपके पास केवल और केवल एक ही चॉइस बचती है, दैट इज टू यूज सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्रॉकरी है, दैट इज अनकाउंटेबल, है ना। तो इसलिए यहाँ पे नन ऑफ इट के बाद इज आएगा, आर नहीं आएगा। तो ये तो जाहिर सी बात है, ये तो अंडरस्टूड है कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए आपको केवल और केवल सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ठीक है, आगे बढ़े। बी थ्री, द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ बहुत बार, अब बताने, अभी दोबारा रिपीट कर लेते हैं बिकॉज आ गया है। तो ईदर और नीदर, ठीक है, हमेशा सिंगुलर नाउन एक्वायर करता है और सिंगुलर वर्ब को एक्वायर करता है। ठीक है, बट वो इस फॉर्म में नहीं होने चाहिए, ऑफ द के फॉर्म में। ठीक है, अगर नीदर और ईदर इस फॉर्म में होगा तो यहाँ पे जाहिर सी बात है प्लूरल नाउन आएगा, है ना। बट अगर सिंगुलर फॉर्म में यूज है, अकेले यूज है, तो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब। नीदर इज मेकिंग अ नॉइस, ठीक है, सॉरी ईदर, ईदर इज मेकिंग अ नॉइस। अब ईदर लग गया है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है दो के लिए बात हो रही है कि दोनों में से कोई एक शोर मचा रहा है। नीदर वॉज एन एक्सपीरियंस्ड वर्कर, नीदर अब वहां पे किस लिए है, दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर नहीं था। चलिए बी फोर, when two or more adjectives are used before a singular noun, it is a plural verb as the noun becomes plural in number when qualified by a number of adjectives। हाँ, तो सिंपल शब्दों में आपको समझा देता हूं, जब आपके पास एक सिंगुलर नाउन है और वो सिंगुलर नाउन एक एडजेक्टिव से ज्यादा एडजेक्टिव से मॉडिफाई हो रहा है, यानी कि एक से ज्यादा एडजेक्टिव उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, तो दैट सब्जेक्ट एडजेक्टिव प्लस नाउन ऑटोमेटिकली प्लूरल हो जाता है। ठीक है, जैसे गुड एंड बैड टेस्ट, एंड से भी कनेक्टेड होने चाहिए। आपको पता है कि भाई दो अलग अलग वस्तुएं हैं, दो अलग अलग फीचर्स हैं, तो एंड से तो कनेक्ट होंगे ही, अलग अलग है ना वो। तो गुड एक एडजेक्टिव हो गया, एंड करके बैड एक एडजेक्टिव हो गया, उसके बाद जो नाउन है वो सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं, वो सिंगुलर ही रहेगा। अगर वो प्लूरल है तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि प्लूरल वर्ब लगानी है। लेकिन अगर वो सिंगुलर है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये ध्यान रखना है कि इसके जो एडजेक्टिव्स हैं वो अलग अलग तरीके से इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। एक गुड मॉडिफाई कर रहा है, एक बैड मॉडिफाई कर रहा है अलग से, तो अलग से अगर मॉडिफाई कर रहे हैं तो वो पूरा ही अलग हो गया है। गुड एंड बैड टेस्ट आर क्रिएटेड बाय एग्जांपल्स, तो इसका मतलब मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कि गुड इज क्रिएटेड एंड बैड इज क्रिएटेड बाय एग्जांपल्स। तो यानी कि ये अलग है स्टेटमेंट, ये अलग है, तो इसलिए वहां पे आएगा आपका प्लूरल वर्ब। ठीक है, पॉलिटिकल एंड सोशल फ्रीडम आर नीडेड। ठीक है, तो दो तरह की फ्रीडम है, एक पॉलिटिकल है, एक फ्रीडम है, दोनों अलग अलग हो गई है, तो इसलिए आर। तो हाउ वुड यू आइडेंटिफाई, यू वुड बी रिकॉग्नाइजिंग इट बाय द नंबर ऑफ adjectives more than one। ठीक है, with a singular noun connected by and। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब है आपका B5। B5 कहता है मोर देन वन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। मोर देन वन, वन जो होता है, अच्छा ये तीन फ्रेजेस होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, मोर देन के ही होते हैं। किसके होते हैं? मोर देन के। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने सारी एक में लिख दिए हैं। कुछ फ्रेजेस होते हैं जो मोर देन के होते हैं, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया, तीन तरीके के होते हैं। अगर आपको दिखता है मोर देन वन, ठीक है, तो वो लेगा सिंगुलर वर्ब साथ में। अगर आपको दिखता है मोर देन, उसके साथ कोई प्लूरल नाउन, तो वो लेगा प्लूरल वर्ब। और अगर आपको दिखता है मोर, उसके बाद प्लूरल नाउन, उसके बाद देन वन, तो होगा आपका क्या? प्लूरल वर्ब। जैसे तीनों के मतलब भी अलग अलग हो जाएंगे। मोर देन वन चेयर इज लेफ्ट इन द रूम, इसका मतलब क्या है? मोर देन वन चेयर इज लेफ्ट इन द रूम, इसका मतलब है कि भाई एक से ज्यादा चेयर बची है रूम में। तो ये जो मोर देन वन है, ये लेगा सिंगुलर वर्ब। मोर देन 10 चेयर्स आर लेफ्ट इन द रूम, इसका मतलब क्या हो गया? 10 से ज्यादा चेयर्स पड़ी हैं या बची हैं रूम में। यहां पे मोर देन के बाद है आपका प्लूरल नाउन, तो ये लेगा प्लूरल वर्ब। उसके बाद है मोर चेयर्स देन वन, कि भाई एक से ज्यादा चेयर पड़ी हैं या बची है कहां पे? रूम में। तो अब यहां पे मोर चेयर्स देन वन लेता है प्लूरल वर्ब। तो डिफरेंशिएट करना समझ में आ जाना चाहिए मोर देन के फ्रेजेस जो होते हैं। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, बिकॉज आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो डीपली गहराई से पढ़ना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट है C1, मच एंड मच ऑफ। मच और मच ऑफ हमेशा ध्यान रखो कि मच केवल और केवल अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही आ सकता है, कभी भी मच प्लूरल या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए नहीं आ सकता। ठीक है, लाइक मोस्ट और मोस्ट ऑफ। तो मच के बाद केवल और केवल अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो वर्ब लगती है दैट इज सिंगुलर, वो लगेगी। ठीक है, लाइक मच ऑफ द वाटर इज वेस्टेड, बहुत पानी वेस्ट हो गया है। मच अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बहुत सारी अल्कोहल या बहुत अल्कोहल सेहत के लिए अच्छी नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग इट।
ठीक है, चलिए C2 अ नंबर ऑफ, तो ये भी देख लेते हैं। देखो, एक होता है अ नंबर ऑफ, एक होता है द नंबर ऑफ। दोनों में पता है क्या डिफरेंस है? अ नंबर ऑफ के बाद आपको मिलेगा प्लूरल नाउन और ही प्लूरल वर्ब। ठीक है, अ नंबर ऑफ के बाद, अ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, और जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होगी। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। लाइक अ नंबर ऑफ मिलीनियर्स आर ऑन द स्टेज। ठीक है, तो अ नंबर ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन, वर्ब भी प्लूरल, आर ऑन द स्टेज। ठीक है, लेकिन द नंबर ऑफ में क्या है? द नंबर ऑफ मिलीनियर्स इज ऑन द स्टेज। तो द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होती है। दोनों में ये डिफरेंस है, कर लेना। डू नॉट ट्राई टू इग्नोर इट बिकॉज इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को छोटा समझने की जरूरत नहीं है। अ नंबर ऑफ गुड क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब है आपका C3। C3 कहता है द पॉजिटिव एडजेक्टिव और द प्रॉपर एडजेक्टिव व्हेन फॉलोड बाय द आर्टिकल द बिगिंस प्लूरल नंबर एंड हाँ, तो देखो, वैसे तो एडजेक्टिव का कोई गिनती नहीं होती है। एडजेक्टिव कैन नॉट बी काउंटेड बिकॉज इट इज अ क्वालिटी, है ना। तो एडजेक्टिव को आप काउंटिंग में यूज नहीं कर सकते हो। एडजेक्टिव के साथ नाउन आता है तो दैट कैन बी काउंटेड, बट अकेला एडजेक्टिव है तो उसको काउंट में नहीं ले सकते हो। लेकिन एक तरीका होता है कि यू कैन यूज एडजेक्टिव टू बी काउंटेड। ठीक है, एक तरीका होता है जब एडजेक्टिव को आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, या प्लूरल बना सकते हो। लेकिन तब भी वो एडजेक्टिव ना रह के वो नाउन का ही रोल प्ले करता है। और वो तरीका क्या है? एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द लगा दोगे तो। अगर आप एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं, उसके साथ अगर आर्टिकल द लगा दोगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, एंड इट वुड डिनोट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और कैटेगरी ऑफ समथिंग। ठीक है, लाइक दी ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवॉर्डेड। आपको पता है ऑनेस्ट क्या है? एक ऐसा एडजेक्टिव है जो पॉजिटिव है। ठीक है, ऑनेस्ट कंपैरेटिव क्या बनेगा? मोर ऑनेस्ट। सुपरलेटिव क्या बनेगा? मोस्ट ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट क्या हो गया? एक तरह का पॉजिटिव डिग्री हो गई, है ना। तो अगर मैं इससे पहले आर्टिकल दा लगा देता हूं तो मैं उन सभी ऑनेस्ट ईमानदार लोगों की बात कर रहा हूं जो एग्जिस्ट करते हैं। तो यानी कि अब ये जो है पूरा, ये एडजेक्टिव ना रह के, ये एडजेक्टिव ना रह के ये बन गया आपका कॉमन नाउन, वो भी प्लूरल वाला, है ना। कॉमन, प्लूरल कॉमन नाउन लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, जल्दबाजी में हो गया। प्लूरल होता है ये, प्लूरल कॉमन नाउन, एंड इट डिनोट्स अ कैटेगरी ऑफ दैट थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे दी ऑनेस्ट का मतलब कोई एक ईमानदार नहीं है, वो सभी ईमानदार है जो कॉमनली जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही फेमस ये स्टेटमेंट है। द फ्रेंच हैव विजिटेड इंडिया। आपको पता है कि इंडिया में कौन कौन विजिट किया था? सबसे पहले किसने करा था बताओ? इंडिया में सबसे पहले, तो सबसे पहले करा था पोर्चुगीज ने, एंड सबसे आखिर में भी पोर्चुगीज गए थे। उसके बाद अंग्रेज आए थे, फिर आए थे आपके डच, उसके बाद सबसे आखिर में आए थे फ्रेंच। आई थिंक आए, जितना मेरे को याद है, एज फार एज आई रिमेम्बर, 1664 के आसपास आए थे आपके फ्रेंच लोग, है ना। तो वही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक फ्रेंच आदमी की तो बात करी नहीं जा रही है। ठीक है, एक फ्रेंच आदमी की तो बात करी नहीं जा रही है। ठीक है, हमने फ्रेंच से पहले आर्टिकल दा लगा दिया, इसका मतलब ऑल दी पीपल हु बिलोंग टू फ्रांस दैट टाइम। ठीक है, तो द फ्रेंच हैव इसलिए लगाया मैंने, है ना। तो प्लूरल वो भी इसलिए लगाई कि वो प्लूरल हो गया है। तो जो फ्रेंच लोग थे वो इंडिया, अच्छा यहाँ पे द फ्रेंच का मतलब क्या हो गया? फ्रेंच पीपल, है ना। द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर। तो यहाँ पे एक अमीर लोगों की बात नहीं हो रही कि जो सभी अमीर लोग हैं। तो जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों को क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो यहाँ पे ये भी इनकी कैटेगरी है और ये भी कैटेगरी है गरीबों की। ठीक है, तो यहाँ पे भी आर्टिकल दा लग रहा है और यहाँ पे भी आर्टिकल दा लग रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है किसकी? ईविल के साथ। द इविल हैज होगा, हैव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि द इविल जो होता है उसको सिंगुलर माना जाता है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आई एडेड इट, बट इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए उसके बाद है C4, नथिंग बट। ठीक है, एक होता है नथिंग, एक होता है नथिंग बट। ये कुछ दो तरह के वर्ड और फ्रेज आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, इसमें अगर इसे कैसे यूज करना है, इसके साथ अगर कोई वर्ब आती है तो वो हमेशा सिंगुलर होगी, क्योंकि वो जो वर्ब होती है वो एक्चुअली में किसी और सब्जेक्ट के लिए नहीं होती है, वो केवल नथिंग के लिए होती है। और जो नथिंग होता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है। ठीक है, ये बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, देखो पहला क्या है? नथिंग बट वेजिटेबल्स। ठीक है, इज ये आर अवेलेबल इन द शॉप। यहाँ पे आपका आर गलत हो गया है, बचा क्या? इज। और यहाँ पे जो बट होता है ना, बट, यहाँ पे जो बट होता है वो पता है, प्रपोजिशन वाला बट नहीं है।
हाँ, preposition वाला बट है, कंजंक्शन वाला नहीं है, जिसका मतलब होता है एक्सेप्ट। यहाँ पे जो बट होता है उसका मतलब होता है एक्सेप्ट, ये कंजंक्शन वाला बट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे इस पूरे फ्रेज में जो नथिंग या नथिंग बट के साथ बनता है, उस फ्रेज में जो वर्ब होती है उसका सब्जेक्ट नथिंग होता है, और नथिंग क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आती है, बेशक बट के आगे प्लूरल ही कोई सब्जेक्ट हो या ना हो। ठीक है, लाइक नथिंग बट वेजिटेबल्स है यहाँ पे प्लूरल नाउन, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रही है कोई वर्ब। जो वर्ब है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नथिंग के ऊपर, जो कि सिंगुलर माना जाता है। तो नथिंग बट वेजिटेबल्स इज अवेलेबल इन द शॉप, इसका मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं बचा इसके अलावा, सब्जियों के अलावा शॉप में, इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट है नथिंग बट रोड इज सीन, कुछ भी नहीं दिख रहा, केवल रोड दिख रहा। ठीक है, तो बट के बाद बेशक सिंगुलर वर्ब आए, सॉरी सिंगुलर आपका वो आए, सॉरी सिंगुलर नाउन आए या प्लूरल आए, हमेशा वर्ब सिंगुलर ही रहती है आगे जाके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब है D1 मैनी आ, तो ये मैनी आ के बारे में है। आपको पता है कि भाई मैनी जो होता है वो एक ऐसा नाउन होता है जिसके बाद क्या आता है, आपका प्लूरल नाउन आता है, एंड प्लूरल ही आपकी वर्ब आती है ना। लेकिन एक होता है मैनी अ, शायद आपने कभी देखा हो ना देखा हो, बट मैनी अ भी होता है एक। ठीक है, मैनी अ या मैनी एन, ठीक है, ये एक मैनी का ही मान लो फ्रेज है। तो मैनी आ का जो मीनिंग होता है वो प्लूरल होता है। तो मैनी के साथ अगर आर्टिकल एवरन आ रहा है तो उसको ये समझने की जरूरत नहीं है कि वो सिंगुलर बन गया है। उसका मीनिंग, उसका जो वो डिनोट कर रहा है वो प्लूरैलिटी ही डिनोट करता है, बट उसके बाद आगे जाके जो वर्ब आती है वो होती सिंगुलर है। ठीक है, और जो नाउन होता है वो भी सिंगुलर होता है, क्योंकि मैनी के बाद आर्टिकल ए आ रहा है, तो आर्टिकल ए के हिसाब से आप नाउन का यूज करते हो जो कि सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब भी नाउन के हिसाब से यूज करेंगे, क्योंकि नाउन सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, मीनिंग प्लूरल ही रहेगा। ठीक है, लाइक मैनी अ बेगर हैज अपीयर्ड। अब यहाँ पे चाहे मैनी अ बेगर हैज अपीयर्ड लिखो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैनी बेगर्स हैव अपीयर्ड, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, बस स्ट्रक्चर का, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस है, बाकी मीनिंग दोनों का सेम है। मैनी अ बैगर हैज अपीयर्ड, कि बहुत बैगर दिखाई दिए। ठीक है, या बहुत बैगर आए। ठीक है, नाउन सिंगुलर रहेगा क्योंकि आर्टिकल ए है, और अगर नाउन सिंगुलर हो गया तो वह भी सिंगुलर ही रहेगी। मैनी अ स्टूडेंट हैज रेड इन द स्कूल, कि भाई बहुत से बच्चे इस स्कूल में पढ़ चुके हैं। आई होप क्लियर हो रहा है, आगे बढ़े। D2 द डमी सब्जेक्ट देयर। ठीक है, अब इसको डमी सब्जेक्ट क्यों बोला जाता है देयर को, आपको डमी पता क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय डमी। डमी जो कपड़े वपड़े जिसके ऊपर टंगे होते हैं ना, जो प्लास्टिक के होते हैं शायद, और जो आपके गारमेंट शॉप के बाहर मोस्ट ऑफ द केसेस में दिखते हैं, डमी मतलब जस्ट अ डमी, दे आर नॉट यूज्ड, है ना। तो ऐसे ही उनका कोई मीनिंग नहीं होता है ना, दे आर जस्ट टू शो, है ना, टू मेक एन इंप्रेशन और टू शो ऑफ, है ना। फॉर दी व्हाट, एक वर्ड आ गया था मेरे दिमाग में, फॉर दी और नीड, छोड़ो, कभी कभी वोकैब अच्छी आ जाती है, बट आई स्लिप्ड इट, इट स्लिप्ड ऑफ माय टंग। तो अच्छी वो कैब थी, वो उसी के लिए थी। तो भूल गया, कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। तो अब देयर को डमी सब्जेक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे वो डमी होता है गारमेंट शॉप के बाहर वाला, वैसे ये डमी होता है। यहाँ पे देयर को डमी सब्जेक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सब्जेक्ट केवल नाम नाम का होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो डमी सब्जेक्ट के बारे में, देयर के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये जो है या तो सिंगुलर वर्ब को लेगा या प्लूरल वर्ब को लेगा अपने साथ, डिपेंड करेगा उस वर्ब के बाद किस तरह का नाउन आ रहा है। ठीक है, अगर नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, नाउन प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब, लाइक देयर वाज अ किंग। यहाँ पे इस देयर को उस देयर से कन्वर्ट, मतलब कंफ्यूज मत होना, वो देयर कौन सा, हेयर वाला, हेयर देयर अलग है। ठीक है, वो एडवर्ब है, एक्चुअली में ये भी एडवर्ब है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, ये केवल इंट्रोडक्शन के लिए आता है। देयर वाज अ किंग का मतलब ये नहीं है कि वहां एक किंग था, बस इसका मतलब ये है एक किंग था। तो देयर एज अ डमी सब्जेक्ट इसकी कोई मीनिंग नहीं होता, जब बस ये इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है सेंटेंस को। ठीक है, अगर यहाँ पे देयर के बाद जो भी वर्ब है वो डिपेंड करेगी, देयर के बाद जो वर्ब आती है उसके बाद जो नाउन आता है। यहाँ पे अ किंग सिंगुलर है इसलिए वॉज आया। अगर यहाँ पे क्या होता है, ये नाउन प्लूरल होता तो यहाँ पे क्या आता, आपका वो आता, प्लूरल वर्ब आती, वर आ गया। तो इससे समझ सकते हो कि देयर एक सब्जेक्ट नाम नाम का है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग वर्ब आती है ना। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो इस देयर के अकॉर्डिंग थोड़ी ना आ रही है, वो तो आगे वाले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आ रही है। तो ये जो वर्ब होती है ना, इनके एक्चुअल सब्जेक्ट इनके बाद आता है देयर के केस में। ठीक है, तो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो देयर नहीं है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है अ मैन। ठीक है, देयर इज अ मैन, एक आदमी है। ठीक है, देयर आर मैन,
ठीक है, सॉरी, देयर आर मेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया नाउन, तो इसलिए आर आया। तो डमी सब्जेक्ट देयर बस नाम नाम का होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेंटेंस, और इसके अकॉर्डिंग कोई वर्ब काम नहीं करती है। वर्ब जो होती है वो अपने आने वाले आगे जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग काम करती है, ठीक है। आगे बढ़े, D3, वन, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसमें है ना सोचने की जरूरत नहीं, वन आ गया ना, वहां ध्यान रखो, वन है का मतलब, वन का मतलब वन, मतलब सब कुछ क्या होगा, सिंगुलर होगा। वन कैसे भी यूज हो रहा है सेंटेंस के अंदर, अपार्ट फ्रॉम वन का जो फ्रेज होता है, इस वन के भी जो फ्रेज होगा ना, वन ऑफ द, इसको छोड़ के अगर वन आता कभी भी, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। वन के बाद, ऑफ के बाद द आता है, इसका जो फ्रेज होता है उसमें प्लूरल नाउन आता है, लेकिन तब भी जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। यानी कि वन को आपको ये ध्यान रखना है, वन के बाद अगर आ रहा है आपका कोई सब्जेक्ट आगे, तो वो सिंगुलर होगा, तो उसके बाद जो वर्ब आ रही है वो भी सिंगुलर होगी। लाइक वन ऑफ हिज ब्रदर्स इज इल, मैंने बोला था ना इसको छोड़ दो, वन का एक फ्रेज होता है ऑफ द के साथ, ठीक है, या ऑफ करके जो आता है जो भी, तो वन के साथ अगर प्रपोजिशन ऑफ आती है तो आगे जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगी वो सिंगुलर ही रहती है, ठीक है। वन ऑफ हिज ब्रदर्स इज इल, इसका मतलब क्या हो गया, उसके कोई एक भाई जो है बीमार है। वन मैन फ्रॉम दिस फैमिली हैज हेल्प मी, अब वन के डायरेक्टली बाद कोई नाउन आएगा वो तो सिंगुलर होगा ही अगर ऑफ नहीं है तो, ठीक है। और अगर मैन यानी कि कोई नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, कि भाई उसकी फैमिली से एक आदमी ने मेरी मदद करी। वन डे इज एनफ फॉर मी टू रिवाइज द सिलेबस, एक दिन काफी है मेरे लिए सिलेबस को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ द लॉयर्स इज वेरी रिच, द सेम, वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन लॉयर्स, लेकिन वर्ब तब भी सिंगुलर ही रहेगी, ठीक है। इज वेरी रिच, कि भाई एक लॉयर, उनमें से एक लॉयर क्या है, बहुत अमीर है। आई होप क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़े। इवन, इवन क्या कहता है, अ वर्ब मस्ट अग्री विद, हाँ, तो भाई रियल सब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट मतलब कभी कभार आपको कंफ्यूज करने के लिए कंस्ट्रक्शन होती है आपके सामने, नाउन प्लस ऑफ नाउन की, ठीक है। तो ये जहां पे भी आपको कंस्ट्रक्शन दिख जाए ना, नाउन प्लस ऑफ नाउन की, उसके बाद जो वर्ब आती है ना, वो वर्ब इस वाले नाउन के अकॉर्डिंग नहीं आती है। ऑफ से पहले जो नाउन है वो एक्चुअल सब्जेक्ट होता है, तो अगर ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी, अगर ये प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, ठीक है। लाइक द पीपल ऑफ इंडिया आर हार्ड वर्किंग, अब इस केस में एक ये नाउन हो गया, एक ये नाउन हो गया, लेकिन वहां पे जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू इंडिया नहीं आया, विच इज अ सिंगुलर नाउन, वो आया ऑफ से पहले जो आपका पीपल है, दैट इज अ प्लूरल नाउन, उसके अकॉर्डिंग आपका आर आया है। आई होप क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। द पीपल ऑफ इंडिया आर हार्ड वर्किंग, तो जो इंडिया के लोग हैं, ठीक है, वो मेहनती हैं। नेक्स्ट, योर एक्सपीरियंस इन ऑल दीज सब्जेक्ट्स इज या आर प्रेजवर्दी, कि भाई जो तुम्हारा तजुर्बा है इन सभी सब्जेक्ट्स में वो प्रेजवर्दी है, या एडमिरेशन के लायक है, या तारीफ करने के लायक है। तो यहाँ पे वही है, अच्छा प्रपोजिशन ऑफ आए या कोई और प्रपोजिशन आ जाए, यहाँ पे इन आ गया ना, यहाँ पे इन आ गया है, तो इनसे पहले जो सब्जेक्ट है दैट इज एक्सपीरियंस, वो सिंगुलर है, तो इसलिए वहां पे इज आया है, विच इज फॉर एक्सपीरियंस दैट इज सिंगुलर इन फॉर्म। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अगर नाउन है, नाउन के बाद में कोई प्रपोजिशन आ जाती है और उसके बाद नाउन आ जाता है, तो जो वर्ब आएगी वो उस प्रपोजिशन से पहले जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग आएगी इन नंबर्स। चलिए अब आगे देखते हैं अपना E2। E2 क्या कहता है, द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट प्रीसीडिंग ऑफ इन द कंस्ट्रक्शन, हाँ ये वही बात है, मैंने आपको बता दिया कि भाई प्रपोजिशन से पहले जो भी आपका नाउन है उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आ जाएगी, ठीक है। जैसे द वॉल्स ऑफ दिस हाउस, ठीक है, इज ये आर डस्टी, कि भाई इस घर की जो दीवारें हैं वो क्या है, डस्टी हैं। अब यहाँ पे वॉल्स प्लूरल है, ऑफ से पहले जो नाउन है वो प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे आर आया है। द पीपल ऑफ दिस सोसाइटी आर एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जो इस सोसाइटी के लोग हैं, ऑफ से पहले क्या आ रहा है, पीपल आ रहा है, दैट इज प्लूरल, इसीलिए आगे जाके जो वर्ब है वो भी प्लूरल है, ठीक है। जो इस सोसाइटी के मतलब लोग हैं वो क्या है, एंटरप्रेन्योर्स हैं। एंटरप्रेन्योर्स मतलब हु आर बिजनेस माइंडेड पर्संस, है ना। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं E3 पे। E3 कहता है मतलब सब्जेक्ट इज अ प्रोपोजिशन इन अरिथमेटिक, द सिंगुलर इज रादर मोर कॉमन, दो द प्लूरल इज इक्वली एक्सेप्टेबल इन द कंस्ट्रक्शन। तो इतना बड़ा जो भी लिखा हुआ है इसे सिंपल शब्दों में समझा देता हूं। आपके सामने चार फ्रेजेस दिख रहे हैं, चार सेंटेंसेस दिख रहे हैं छोटे छोटे। तो जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस दिखते हैं ना, 3 and 3, 3 and 3, अच्छा यहाँ पे दो है, ठीक है, 2+2 या 3+2, मतलब नंबर्स दिख रहे हैं कनेक्टेड बाय कंजंक्शन एंड, है ना, तो वहां पे आप दोनों ही आप
वर्ब यूज कर सकते हो, सिंगुलर भी प्लूरल भी। यानी कि 3 and 3 is 6, ये भी सही है। 3 and 3 are 6, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन जो सिंगुलर वर्ब वाला जो कंसेप्ट है वो ज्यादा कॉमन है। यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है, सिंगुलर इज रादर मोर कॉमन। मतलब इस तरह के आपको दिखते हैं ना कि भाई 2 and 2 4 and 5 and 5 10, इस तरीके से जो बोला जाता है, तो वहां पे आप जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में कोशिश करना सिंगुलर वर्ब का यूज करो व्हेन दीस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस कम इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो ये सभी सेंटेंसेस सही है। 2 + 2 is 4, ये भी सही है। 2 + 2 are 4, ये भी सही है। लेकिन आपको किसे ज्यादा फॉलो फॉलो करना है, इस वाले को। मतलब ये जो होता है ना 2 and 2 प्लस, मतलब सिंगुलर वर्ब वाला। ठीक है, कोशिश करना सिंगुलर वर्ब का यूज करो। ठीक है, आगे बढ़े। अब है आपका E4। E4 कहता है अदर। अदर के बारे में देख लेते हैं। अदर के बाद कभी भी अगर आपको अदर के बाद प्लूरल सब्जेक्ट, हमेशा अदर के बाद आपका आएगा प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब हमेशा। ठीक है, लेकिन अनादर होता है, इसको एनदर भी बोलते हैं। एनदर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अनादर जो है ये एन प्लस अदर ही होता है। तो अगर आपको अनादर दिखता है तो उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करो और सिंगुलर वर्ब का यूज करो। लेकिन अदर एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट आना चाहिए और प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। लाइक देयर आर अदर मूवीज लाइक दिस, कि भाई और मूवीज हैं ऐसी, और दूसरी मूवीज हैं ऐसी, क्योंकि अदर की हिंदी क्या होती है? दूसरा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? और दूसरी मूवीज है या दूसरी पिक्चर है ऐसी। ठीक है, अदर के बाद देखो मैंने क्या रखा? मूवीज लिखा है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ देर इज अनादर मूवी लाइक दिस, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, वैसे तो अनादर की हिंदी होती है एडिशनल, और ज्यादातर अनादर जो है यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। बट अनादर जब काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा तो सिंगुलर क्या लगेगा आपका? नाउन और सिंगुलर वर्ब। तो दोनों में ये छोटा डिफरेंस है, आपको आ सकता है एग्जाम में। तो अदर के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। चलिए नेक्स्ट, E5। The expressions in which the same singular noun is preceded and is followed, हाँ, तो कुछ पैरेलल कंस्ट्रक्शंस होते हैं किसके? नाउन के ही। दो नाउन के बीच में कोई कंजंक्शन या प्रेपोजिशन जुड़ जाती है दो सिमिलर नाउन के बीच में, और वो एक फ्रेज बनाते हैं दैट इज यूज लाइक लेटर आफ्टर लेटर, इस तरीके से इंच बाय इंच, नॉर्थ एंड साउथ। सुना ना? पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्या कहा जाता है इनको। ठीक है, तो ये जब भी यूज होंगे इनको सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर एंटिटी ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है दो सिमिलर नाउन के बीच में कोई प्रपोजिशन आ रही है, कंजक्शन आ रही है, तो वो क्या बन गया? प्लूरल बन गया? नहीं। ठीक है, ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन है, ऐसे यूज होती है। तो लेटर आफ्टर लेटर डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। ठीक है, यानी कि जो प्लेस है उसकी जो ब्यूटी है उसके ऊपर लेटर ही लेटर आते गए, इस तरीके से। 1 hour आफ्टर आवर इज बीइंग पोस्टपोन, इसका मतलब क्या हो गया कि एक के बाद एक घंटा पोस्टपोन किया जा रहा है, डिले किया जा रहा है ना? तो आफ्टर आवर आफ्टर इज शिप, सॉरी, शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाय। समझ में आ गया? तो शिप है वो क्या होता है? एक फ्लीट भी होता है, पता है? तो यहाँ पे हम फ्लीट वैसे ग्रुप होता है शिप्स शिप्स का। तो शिप पे शिप जो है सेल करी जा रही है, सेल हो रही है। ठीक है, तो शिप आफ्टर शिप सिंगुलर माना जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। ठीक है, आगे बढ़े। अब है आपका F1। F1 क्या कहता है? व्हेन अ प्लूरल नंबर अप्लाइज टू डिस्टेंसेस, वेट्स, हाइट्स और अमाउंट्स ऑफ मनी एक्सप्रेसेस अ सिंगल फिगर और क्वांटिटी, इट इज ट्रीटेड एज अ सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। कुछ नहीं है, वही बात है कि अगर आपको कुछ यूनिट्स दी जाए, यूनिट्स प्लूरल होनी चाहिए वो। ठीक है, अगर वो प्लूरल होगी और किसी ऐसे नाउन के लिए होगी जो अनकाउंटेबल होगा, ठीक है, तो उसको ही क्या माना जाएगा? हमेशा अनकाउंटेबल की तरह ही माना जाएगा, दैट इज सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे 3 kilograms ऑफ व्हीट। ठीक है, 3 kilograms ऑफ व्हीट। ठीक है, यहाँ पे 3 kilograms है तो प्लूरल, लेकिन किसके लिए है? व्हीट के लिए है, जो कि अनकाउंटेबल है। तो इसको अनकाउंटेबल ही माना जाएगा पूरे फ्रेज को, और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा कि भाई 3 kilograms या 3 किलो गेहूं का सफिशियंट नहीं है। ठीक है, और इस तरह के एग्जाम में आ सकते हैं, सो डू नॉट ट्राई टू इग्नोर देम, आते हैं। ठीक है, 10 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे किसकी बात हो गई? आपकी किलोमीटर्स की। ठीक है, तो जो 2 किलोमीटर है डिस्टेंस का, वो ज्यादा नहीं है, लंबा नहीं है। 10 रुपीज इज अ स्मॉल अमाउंट। ठीक है, तो भाई 10 रुपए जो है ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इस तरीके से। 2 रुपीज डज नॉट बट एज मच एज इट इज यूज टू। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये जहां भी आपको यूनिट्स दिखती हैं प्लूरल फॉर्म में, तो उनको सिंगुलर एंटिटी मानोगे आप।
चलिए अब है F2। बट व्हेन द सब्जेक्ट, अच्छा ये इसी का ही है, व्हेन द सब्जेक्ट इज सम ऑफ मनी, जब तक आप इनको, तक इनको आप सिंगुलर फॉर्म में मानोगे कि ये सिंगुलर फॉर्म है, इनके बाद सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए, जब तक ये कुछ ड्यूरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम या वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ स्पेस डिनोट नहीं करते हैं। लाइक यहाँ पे जो भी मैंने लिखा हुआ है, देयर आर 1000 रुपीज इन माई पॉकेट। अब यहाँ पे 1000 रुपीज है, ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज किया है। लेकिन अगर ये ऊपर था 10 रुपीज है, यहाँ पे 10 रुपीज के बाद सिंगुलर नाउन, सॉरी सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। यहाँ पे क्या है, 1000 रुपीज है, यहाँ पे मैंने प्लूरल नाउन का, प्लूरल वर्ब का यूज किया है। क्यों, ऐसा क्यों? ऊपर 10 रुपीज के साथ जो कि प्लूरल है सिंगुलर वर्ब लगाई, यहाँ पे 1000 रुपीज है जो कि प्लूरल है प्लूरल वर्ब लगाई। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहाँ पे इस केस में मैं एक्चुअली में वो क्वांटिटी दर्शाना चाहता हूँ। तो जो मेन थीम होनी चाहिए अगर वो रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, तो वहां पे प्लूरल वर्ब लगेगी। यही मैंने बता रखा है। व्हेन द सब्जेक्ट इज अ सम ऑफ मनी, या कभी कभार डिस्टेंस के लिए भी यूज होता है, एंड द रेफरेंस इज टू द कॉइन्स दैट कैन बी काउंटेड, ठीक है, कॉइन्स के बारे में बात हो या बिल्स के बारे में बात हो, ठीक है, सेपरेटली, सेपरेटली मतलब समझ में आ गया ना। यहाँ पे तो मैंने ऐसे ही बोल दिया 10 रुपए का नोट, ठीक है, 10 रुपए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरी जेब में 10, सॉरी, मेरी जेब में 1000 रुपए हैं, ठीक है, यानी कि मैं उस क्वांटिटी की एक्चुअली में बात कर रहा हूँ, उस नंबर्स की एक्चुअली में बात कर रहा हूँ कि एक एक करके गिनोगे ना तो 1000 है, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको फील आना चाहिए कि यू नाउ दिस टाइम यू आर यूजिंग दीज फ्रेजेस, ठीक है, दीज यूनिट्स जस्ट टू डिनोट व्हाट, दी वॉल्यूम या एक्चुअली में ड्यूरेशन या आपका नंबर, ठीक है। $100 आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अस। अब यहाँ पे आर का यूज किया है $100 के साथ, ठीक है। यहाँ पे आर यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज क्यों किया है? क्योंकि मैं एक एक डॉलर की बात कर रहा हूँ कि एक एक करके 100 रुपए या 100 डॉलर मैंने बांटे हैं सब में। तो एक्चुअली में वहां पे मैं दिखाना चाहता हूँ दी नंबर, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। आई होप क्लियर हो रहा है। लेकिन ऊपर तो ये सोच ले, ऐसे ही बोल दे कि 2 किलोमीटर जो है लंबा डिस्टेंस नहीं है, तो वहां पे मैंने ऐसे ही बोल दिया एज अ सिंगुलर यूनिट 2 किलोमीटर, बस इस तरीके से। समझ में आ रहा है? द फर्स्ट 2 मंथ्स वर टफ फॉर मी। अब यहाँ पे द फर्स्ट 2 मंथ वर टफ फॉर मी, यहाँ पे वर का यूज किया है, प्लूरल वर्ब का यूज किया है। क्यों? क्योंकि मैं एक्चुअली बोलना चाहता हूँ ड्यूरेशन ऑफ दैट टाइम, एक एक दिन करके, जैसे मैंने 2 महीने बिताए हैं ना, तो इंडिविजुअली मैं सबको दर्शाना चाहता हूँ कि भाई एक एक करके बड़ा टफ था 2 महीने निकालना। आई होप क्लियर हो गया होगा। वैसे तो आ सकता है, ठीक है, आ सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं आएगा, आ सकता है, तो प्लीज इसको ढंग से समझने की कोशिश करना। जब इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन देखोगे ना, तो वहां पे यू विल एबल टू गेट टू नो, यू विल बी एबल टू गेट टू नो कि भाई ये कौन सा सेंटेंस में क्या इंडिकेशन हो रही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, इस तरह के सेंटेंसेस में, ये जो तीनों मैंने यहाँ पे लिखे हैं, द आइडिया ऑफ प्लूरैलिटी इज डोमिनेंट। समझ में आ गया? मतलब जो प्लूरैलिटी है, जो आइडिया है, वो डोमिनेंट हो रहा है, किसका? मतलब ड्यूरेशन का, लेंथ ऑफ टाइम का, इस तरीके से। प्लूरैलिटी मतलब वहां पे दिख रही है, दशा रहा हूं मैं सेंटेंसेस से। तो इसलिए जो है प्लूरल वर्ब लग रही है इन केस में, लाइक दी अबव वंस। आई होप क्लियर हो रहा है। आगे बढ़े। अब है आपका F3। व्हेन द सब्जेक्ट्स, हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपने ना हर बार देखा होगा, ये कुछ फ्रेजेस होते हैं, हर बार देखा होगा, ये आते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जब भी आता है, 10th बोर्ड एग्जामिनेशन भी पूछे जाते हैं, मैंने वहां तक ही देखा है इनको, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे फ्रेजेस है जो इतने कॉमन है जो पूछ लिए जाते हैं, टीचर्स डाल ही देता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फ्रेजेस है तुम्हारे सामने, ठीक है, जो कैसे यूज होता है, पहले लेट मी रीड इट आउट, कि भाई टुगेदर विद, एज वेल एज, और रादर देन, अकम्पनीड बाय, इन एडिशन टू, विद, अलोंग विद, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, ये दोनों अलग अलग हैं, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, गाइडेड बाय, लेड बाय, एंड नॉट विद, रन बाय, एटसेट्रा, और भी होते हैं, लाइक इंक्लूडिंग भी हो सकता है, ठीक है। अब इनका कंसेप्ट क्या है? ये कहते हैं कि अगर मैं जिस भी सेंटेंस में हूं, मेरे पहले और मेरे बाद में, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो वर्ब आएगी ना, जो वर्ब आएगी, वो मेरे पहले वाले सब्जेक्ट, यानी कि मेरे से जो पहले सब्जेक्ट आ रहा है, उसमें उसके नंबर पे डिपेंड करेगी। इसका नंबर चाहे कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, लेकिन उसका नंबर मैटर नहीं करेगा। इनसे पहले जो भी सब्जेक्ट आएगा वो सिंगुलर होगा तो वर्ब आएगी सिंगुलर, वो प्लूरल होगा तो वर्ब आएगी प्लूरल। ये यही बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। और जितने भी फ्रेजेस है ना, दिमाग में डाल लेना, बिकॉज दे कैन बी रिपीटेड, दे आर रिपीटेड, एंड दे कैन बी आस्क्ड अगेन एंड अगेन इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है, एंड दे आर वेरी कॉमन टू। लाइक ही टुगेदर विद हिज कॉलीग्स इज या आर गोइंग टू मूवीज। अभी गलत हो गया है, कौन सा गलत हो गया है? आपका आर गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि ही टुगेदर विद, ठीक है,
विद हिज कॉलीग्स। ये प्लूरल हो सिंगुलर हो मुझे मतलब नहीं है, एक ये सब्जेक्ट है, एक ये सब्जेक्ट है। मेरे को किससे मतलब है, टुगेदर विद से पहले आ रहा है आपका ही, ये सिंगुलर है, इसलिए वहां पे इज आएगा। आई होप क्लियर हो गया है। आई एज वेल एज माई मदर इज या एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि भाई आई एज वेल एज माई मदर, यहाँ पे इज हो गया गलत, आई एम आएगा, क्यों? क्योंकि एज वेल एज से पहले क्या आ रहा है आपका, आई आ रहा है, और आई के बाद सिंगुलर फॉर्म में, सॉरी आई के बाद प्रेजेंट फॉर्म में एम आता है। ठीक है, सफरिंग फ्रॉम फीवर, कि भाई मैं और मेरे साथ साथ मेरी माँ भी सफर कर रही है फीवर से, बुखार से। उसके बाद है फ्रेड अलोंग विद हिज स्टूडेंट्स वाज गोइंग फॉर अ टूर। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, फ्रेड अलोंग विद, अलोंग विद से आ रहा है पहले फ्रेड, सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर आएगी बस। ठीक है, और ये मत सोचना कि अगर इससे पहले प्लूरल नाउन आ जाएगा तो जैसे मैंने लिया नहीं, जैसे अगर मैं बोलता हूँ हिज टीम्स, नहीं टीम्स, अरे मैं क्या करता हूँ, पहले लेट मी इरेज दिस। अगर मैं बोलता हूँ, अरे ये क्या हो रहा है, मैंने व्हाइट ले लिया क्या? आई थिंक आई एम फेड अप विद दिस, विद चेंजिंग द कलर, इससे फेड अप हो गया, मैं टीचिंग से फेड अप नहीं होता हूँ। हिज pupils as well as I am या आर गोइंग। मैंने भाई ऐसे ही बना दिया बस आपको समझाने के लिए, मतलब कि भाई एज वेल एज इन सब फ्रेजेस से पहले अगर आपका आ जाता है प्लूरल नाउन तो वह प्लूरल आएगी। ठीक है, यहाँ पे नहीं था ऐसा कोई एग्जांपल, यहाँ पे केवल वही एग्जांपल थे कि इन सब फ्रेजेस से पहले सिंगुलर आपका वो आ रहा था नाउन, तो एज वेल एज इन सब से पहले या जितने भी फ्रेजेस हैं इनसे पहले अगर प्लूरल नाउन आएगा तो भी वो भी प्लूरल आएगी। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़े, चलिए अब है F2। F2 क्या कहता है बताइए। F2, एक सेकंड, F2 बोलता है when the subject of a verb is a relative pronoun, ठीक है, the verb agrees in number and person with the antecedent of a relative pronoun, of the relative pronoun। तो antecedent का मतलब क्या है यहाँ पे, एंटीसीडेंट कुछ नहीं होता, अगर कोई सेंटेंस है उसके अंदर क्लॉजेज हैं, दो क्लॉजेज हैं, एंड बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी वर्ड आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो जो वर्ड है जिसके अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है वो एंटीसीडेंट कहलाता है। अब ये क्या कह रहा है बता देता हूँ। मिस्टर ल्यूकस हु इज अ रिनाउंड डॉक्टर विल गिव अस एन अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मिस्टर लूकस, अब ये हु है, हु एक तरह का रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इज आया है वो इसलिए आया क्योंकि मिस्टर लूकस के बाद हु आ रहा है, हु क्या एक तरह का रिलेटिव प्रोनाउन है ना, तो इसीलिए हु से पहले क्या आ रहा है आपका, मिस्टर लूकस आ रहा है, इसी के लिए जो है यहाँ पे इज आया है। तो जो मिस्टर लूकस है वो क्या बन गया, एंटीसीडेंट बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पता है आपको दो सेंटेंसेस बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है इज अ रिनाउंड डॉक्टर, और दूसरा ये हो गया, और दोनों का कॉमन सब्जेक्ट है मिस्टर ल्यूकस। अगर मैं इसको सेपरेटली लिखूंगा पता है क्या बनेगा, मिस्टर ल्यूकस इज अ रिनाउंड डॉक्टर, ठीक है, मिस्टर लूकस विल गिव अस एन अपॉइंटमेंट। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी आपका वर्ड आता है वो एंटीसीडेंट कहलाता है, और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब आती है वो उसी वर्ड के अकॉर्डिंग आती है जो हु से पहले या रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका वर्ड होता है, दैट इज एन एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हु, सॉरी आई, हु इज या एम योर फ्रेंड विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। ठीक है, ये कहना चाहता है मैं जो तुम्हारा दोस्त हूं वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा होगा। अब यहाँ पे हु के बाद क्या आ रहा है, एम आ रहा है, क्यों? क्योंकि हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और आगे जो वर्ब आनी है वो हु से पहले जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आनी है। तो आई हु एम योर फ्रेंड विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, इसका मतलब ये होगा, ये ऐसे यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट यू, who is या are very experienced in this field should apply for the job। अब इसका मतलब क्या है, you, who, are आएगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि who से पहले क्या आ रहा है आपका, you आ रहा है ना, तो you के साथ आपको तब पता है प्रेजेंट फॉर्म में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, are ही आती है। तो you who are very experienced in this field should apply for the job। आई होप क्लियर हो गया होगा, इस तरीके से आप यूज करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब है आपका जीवन। इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ क्लॉज द वर्ब मस्ट बी इन द सिंगुलर फॉर्म। वही है, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो क्लॉज के फॉर्म में है, क्लॉज मतलब कुछ नहीं है, एक सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब डाल दो, ठीक है, वो क्लॉज बन गया और कुछ नहीं है, लाइक अ सेंटेंस, है ना। तो अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो पूरे क्लॉज के जैसा है, ठीक है,
तो वर्ब भी उसी तरीके से आएगी, लाइक व्हाट ही डज। ठीक है, व्हाट ही डज, अब ये पूरा क्या बन गया, आपका सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि इसके आगे वर्ब आ रही है। तो ये जो भी वर्ब आ रही है उसका जो सब्जेक्ट होता है वो पूरा क्लॉज हो गया है। तो यहाँ पे जो इज है उसका सब्जेक्ट पूरा व्हाट ही डज एज अ सब्जेक्ट हो गया है। तो व्हाट ही डज विच इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज नॉट वैलिड। ठीक है, अगर दो क्लॉज आपस में जुड़े होंगे यूजिंग एंड तो वो प्लूरल हो जाएंगे, लेकिन एक क्लॉज है तो वो क्या होता है, सिंगुलर ही माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। उसके बाद है हाउ शी राइट्स इज इजी टू अंडरस्टैंड, वो कैसे लिखती है उसे समझना बहुत आसान है। तो हाउ शी राइट्स ये पूरा क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया विच इज अंडरस्टूड और विच इज टेकन एज अ सिंगुलर फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो गया, इज यहाँ पे इसी के लिए है। क्लॉज को सिंगुलर माना जाता है जब तक वो किसी कंजंक्शन से लाइक एंड से कनेक्ट नहीं होते हैं दो क्लॉज। जी टू क्या कहता है, जी टू कहता है when the subject of a sentence is more than one complete or incomplete। ठीक है, यहाँ पे पता क्या आएगा, यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, इसको एक सेकंड ऐसे मैं काटूंगा ताकि आपको पता ना लगे कि मैंने कुछ काटा हुआ है, क्योंकि कभी कभार हो जाता है। एक सेकंड, ये है यहाँ पे प्लूरल आएगा। ठीक है, पता नहीं लग रहा ना, चलो पता लग रहा है, लेकिन वो ब्लैक ब्लैक नहीं दिख रहा, व्हाइट में ऐसा लग रहा है कि भाई इसी का पार्ट है स्लाइड का। चलो, अभी कह रहा है व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज मोर देन वन कंप्लीट और इनकम्प्लीट क्लॉज। वही बात है जो ऊपर मैं कर रहा था, कि अगर जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट दो क्लॉज के फॉर्म में है, इसके दो क्लॉज के फॉर्म में है, तो जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल हो जाएगी। है ना, यहाँ पे सिंगुलर लिखा हुआ था, बस उसे काट के मैंने प्लूरल करा है, प्लूरल हो जाएगी, लाइक योर थिंकिंग एंड माइंड आर डिफरेंट होगा। क्योंकि अब इस केस में मैंने आपको जैसे कि बता दिया है कि यहाँ पे योर थिंकिंग ये एक अलग आपका वो बन गया है सब्जेक्ट, और माइंड। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर इसको मैं इलेबोरेट करूंगा मैनर में अच्छे से तो क्लॉज ही बन जाएगा। ठीक है, कनेक्टेड यूजिंग एंड। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये प्लूरल हो गया है। अब ये सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया इन द फॉर्म ऑफ क्लॉज, सॉरी ऑफ टू क्लॉज, टू क्लॉजेज हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आर आ गया, दैट इज अ वर्ब। ठीक है, योर थिंकिंग एंड माइंड आर डिफरेंट। ठीक है, जैसे मैंने ब्रैकेट में बता रखा है, यहाँ पे अलग अलग तरीके से है, योर थिंकिंग इज एंड माई थिंकिंग इज। तो दो आपकी क्लॉज हो गए कनेक्टेड यूजिंग एंड। ठीक है, तो इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा। व्हाट आई से एक क्लॉज, एंड व्हाट आई डू सेकंड क्लॉज। ठीक है, आर ओन बिजनेस। ठीक है, आर ओन बिजनेस। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, जो मैं बोलता हूँ और जो मैं करता हूँ प्लूरल हो गए। ठीक है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट ये हो गया क्लॉज के फॉर्म में, और एक सब्जेक्ट ये हो गया दूसरे क्लॉज के फॉर्म में, कनेक्टेड बाय एंड। तो ये क्या हो गया, आपके दो सब्जेक्ट हो गए प्लूरल, तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है आर ऑन बिजनेस। ठीक है, यहाँ से बताए यहाँ पे कैसे आएगा, व्हाट आई से एंड व्हाट आई डू इज माई ओन बिजनेस होना चाहिए यहाँ पे, है ना। चलिए, माई ओन बिजनेस। चलिए, अब है नेक्स्ट G3। The following words are plural in meaning and take a plural noun and a plural verb after them when they are preceded by a, two, ten, many, several, few and a few etc। सिंपल सी बात है, ये कुछ आपको वर्ड दिख रहे हैं आपके सामने। ठीक है, थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये वर्ड दिख रहे हैं डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, लाख, करोड़, मिलियन। बहुत ही इजी बात है कि भाई ये जो है प्लूरैलिटी इंडिकेट करते हैं, है ना, एक से ज्यादा। ये जितने ही वर्ड्स हैं वो डिनोट कर रहे हैं नंबर्स विच आर मोर देन वन। तो इसलिए जो प्लूरल जो वर्ब आएगी वही प्लूरल होगी, है ना। अ डजन बुक्स आर देयर। ठीक है, अच्छा लिखने का तरीका यही होता है कि भाई अगर आप इनको अकेले लिख रहे हो, इसको अकेले लिख रहे हो, इसको 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 अकेले लिख रहे हो, तो इनसे पहले आर्टिकल ए आता है, और ये कंसेप्ट मैं आर्टिकल में बहुत पहले समझा चुका हूँ, सो डू नॉट ट्राई टू गेट कंफ्यूज कि भाई ये जब भी वर्ड्स आते हैं सिंगुलर फॉर्म में तो इनसे पहले आर्टिकल ए आता है। ठीक है, और इनके बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा, और वो भी प्लूरल आएगी, लाइक अ डजन बुक्स आर देयर। ठीक है, अ डजन बुक्स आर देयर। ठीक है, तो यहाँ पे डजन बुक्स का मतलब क्या हो गया, 12 बुक्स। ठीक है, तो 12 है तो प्लूरल है आर। 200 गार्ड्स आर अवेलेबल। ठीक है, 200 गार्ड्स आर अवेलेबल। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो गार्ड है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए वह भी बहुत ज्यादा वाली होगी। उसके बाद सेवरल थाउजेंड एंड्स वर सीन। सेवरल थाउजेंड मतलब बहुत हजारों में। ठीक है, जो एंड्स है, एंड्स को हिंदी में बोलते हैं आप चींटियां, वो देखी गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज करोगे जितने भी वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहना है, G4। G4, गिव मी अ मोमेंट। द वर्ब अग्री इज इन नंबर एंड पर्सन विद द नाउन एंड यूज बिफोर हु विच दैट इन एन एडजेक्टिव क्लॉज। कुछ नहीं है, ये बोल रहा है
कि जैसे मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी वर्ड आता है वो एंटीसीडेंट कहलाता है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब आती है वो उसी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। ये वही है। गिव मी अ लैपटॉप विच, विच, विच से पहले क्या है, लैपटॉप है, सिंगुलर है, इज आया है, इज लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, मुझे वो लैपटॉप दो दिखाओ, ठीक है, या दो जो कम महंगा है। द पुलिस अरेस्टेड द मैन, सॉरी, मैन है, अच्छा, द पुलिस अरेस्टेड द मेन हु हैव स्प्रेड द फेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है जो पुलिस है उसने उन आदमियों को पकड़ा है जिन्होंने फेक न्यूज फैलाई है सोशल मीडिया के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे हु है रिलेटिव प्रोनाउन, हु से पहले क्या आ रहा है, मैन आ रहा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हैव आ गया। ही इज वन ऑफ दोज, अब यहाँ पे दोज है, ठीक है, ये प्लूरल हो गया, दोज के बाद क्या, हु, ही इज वन ऑफ दोज हु हैव रेज्ड वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। ये उनमें से, ये उन लोगों में से एक है, ठीक है, ये उनमें से एक है जिसने आवाज उठाई है किसके खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ। अब देखो यहाँ पे है तो वन, एक आदमी की बात कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे हैव का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि हैव से पहले रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, छोटी छोटी बातें होती है ग्रामर में समझनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे है वन, तो वन है तो वन मतलब एक ही होता है, वन के बाद क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, लेकिन वन के साथ एक ऐसा फ्रेज यूज किया है जिसमें हमने क्या यूज कर दिया है, रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या आ रहा है आपका, प्लूरल वर्ड आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग है ये हैव, ये हैव इसके अकॉर्डिंग नहीं है, ये हैव इस दोज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अब है आपका G5, G5 क्या कहता है, लेट मी चेंज द कलर, इस पे ब्लैक ही काम करेगा, व्हाइट नहीं। G5 कहता है द वर्ब ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज अग्रीज विद इट्स ओन सब्जेक्ट। ठीक है, ये मैंने वही बता दिया है, ठीक है, कि भाई हाँ वही है, द मैन हु वॉज गिल्टी हैज बीन सेंट टू द जेल होगा, क्यों, ये क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले मैन आ रहा है जो कि सिंगुलर है, तो ये जो वॉज है ये भी मैन के अकॉर्डिंग आया है, ठीक है, और यहाँ पे जो हैज है ये भी सेम सब्जेक्ट मैन के अकॉर्डिंग ही आया है, तो आपको रियल सब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा इफ देयर इज मोर देन वन वर्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ स्टेटमेंट, तो रियल सब्जेक्ट पहचानोगे, और ये कभी पहचान पाओगे जब आपको करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पता होगा। ठीक है, तो वहां पे जो वॉज है वो भी मैन, उसका जो सब्जेक्ट है वो भी मैन है, और जो हैज है उसका सब्जेक्ट भी मैन ही है। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, वो इंसान जो गुनहगार था, गलत था, ठीक है, उसे जेल भेज दिया गया है। नेक्स्ट, द डॉक्यूमेंट्री यू गेव मी इज वेरी मोटिवेशनल फॉर द स्टूडेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्री है ये हो गया सब्जेक्ट आपका, ये जो है बीच में क्लॉज जुड़ गया है, ये काम का नहीं है, क्यों नहीं काम का, क्योंकि ये एडिशनल है। ठीक है, और इसका जो है काम एज अ सब्जेक्ट नहीं है, ये जो इज है ये अकॉर्डिंग टू डिसाइड दैट इज डॉक्यूमेंट्री विच इज सिंगुलर इन फॉर्म। द डॉक्यूमेंट्री यू गेव मी इज वेरी मोटिवेशनल फॉर द स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो रहा है। अब है आपका H1, H1 क्या कहता है, इन अ कंपाउंड सेंटेंस बोथ द प्रिंसिपल वर्ब्स एंड द ऑक्सिलरी वर्ब्स शुड बी मेंशन्ड सेपरेटली इफ दे डिफर इन नंबर और वॉइस, इन सच केसेस वन वर्ब कैन नॉट एक्ट बोथ फॉर बोथ ऑफ द क्लॉजेस। तो कुछ नहीं कह रहा, आपको सेंटेंसेस से ही समझा दूंगा कि क्या कहना चाह रहा है। ही हैज नॉट एंड विल नॉट टॉक टू मी इन द फ्यूचर, ये गलत हो गया है, क्यों गलत हो गया, देखने में बड़ा सही लग रहा है सेंटेंस, और जिसको ग्रामर सही से नहीं आती होगी दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द एरर। अब इस सेंटेंस का मतलब पता है जो भी है, ये है कि भाई उसने ना ही बात करी है और ना ही बात करेगा मुझसे कभी फ्यूचर में, उसने ना ही बात करी है और ना ही बात करेगा फ्यूचर में, हिंदी में ये बनेगा, लेकिन क्या एग्जैक्टली में इतना ऐसा लिखा हुआ है जो मैं हिंदी में बोल रहा हूं, कि उसने ना ही बात करी है और ना ही करेगा फ्यूचर में बात। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, मेन वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, और ये भी एक तरह का मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर इस मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद इसकी मेन वर्ब टॉक आ रही है, तो इस हेल्पिंग वर्ब के बाद इसकी मेन वर्ब क्यों नहीं है, तो यही गड़बड़ है। तो ये कैसे बनना चाहिए था, ही हैज नॉट टॉक्ड एंड विल नॉट टॉक टू मी इन द फ्यूचर। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है उसकी मेन वर्ब आपको उसके साथ रखनी है। ठीक है, अगर आप मेन वर्ब नहीं यूज करोगे तो पता क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना यूज, वो आगे जो मेन वर्ब होगी उससे कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये मेन वर्ब नहीं लिख रहा हूं, तो यहाँ पे जो टॉक है ये इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बन गई है, कॉमन हो जाती है, तो हैज का जो मेन वर्ब हो गई है वो टॉक हो गई है, लेकिन हैज के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, जो कि गलत हो गया है, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया है। तो जो भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे कंजंक्शन से पहले, कोई भी कंजंक्शन से पहले और बाद में, तो उसकी मेन वर्ब लिखना बहुत जरूरी है, बस सेपरेटली लिखना जरूरी है, यही है। जॉन इज ऑनेस्ट बट हिज फ्रेंड्स डिसऑनेस्ट, ये गलत हो गया है।
ऐसे यूज नहीं करना है। कैसे यूज करना है? जॉन इज ऑनेस्ट बट हिज फ्रेंड्स आर डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो इसकी वर्ब अलग, मतलब जॉन की वर्ब इज अलग और फ्रेंड्स की वर्ब आर अलग। ठीक है, आगे बढ़े। अब है आपका H2, द इंफिनिटिव, द जेरंड एंड द फ्रेज एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड दे टेक अ सिंगुलर वर्ब आफ्टर। जो इन्फिनेटिव होता है, जेरंड होता है, बता चुका हूं पहले क्या होता है। ये एज अ नाउन काम करता है सेंटेंस के अंदर। दोबारा मतलब पूरा गाथा बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि मैं पहले ही वर्ब में करवा चुका हूं। इफ यू डू नॉट नो व्हाट इन्फिनेटिव्स एंड जेरंड्स आर, सो यू हैव टू वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स फर्स्ट। तो जो इन्फिनेटिव और जेरंड्स होते हैं वो नाउन का काम करते हैं, बट कैसा नाउन? सिंगुलर। तो कभी भी इन्फिनेटिव और जेरंड को नाउन की तरह यूज करोगे सेंटेंस के अंदर, तो केवल और केवल सिंगुलर नाउन की तरह काम करवाओगे इनसे। ठीक है, जैसे टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब यहाँ पे इज क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो पूरा टू स्मोक है, जो कि इन्फिनेटिव है। तो ये टू स्मोक को हम सिंगुलर मानेंगे, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया है कि भाई स्मोकिंग करना या स्मोक करना या धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। उसके बाद है वॉकिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज। जैसे इन्फिनेटिव का मैंने आपको केस बताया, सिंगुलर मानेंगे तो जेरंड को प्लूरल थोड़ी ना मानेंगे, जेरंड को भी सिंगुलर मानेंगे। ठीक है, वॉकिंग, टॉकिंग, स्विमिंग, है ना, स्मोकिंग, इस तरीके से। तो वॉकिंग के बाद भी हमने इज का यूज किया है। वॉकिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद हाउ टू डू इट इज अ बिग डील। ठीक है, तो यहाँ पे हाउ टू डू इट, ठीक है, हाउ टू डू इट, ये पूरा क्या है आपका एक फ्रेज है, मतलब इन्फिनेटिव ही है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का हाउ टू डू के साथ क्या, हाउ के साथ क्या है, फ्रेज बना दिया गया है, लेकिन वो भी सिंगुलर ही मानेंगे, तो इसलिए हाउ टू डू इट इज अ बिग डील। तो इन्फिनेटिव और जेरेंट्स को हम सिंगुलर फॉर्म में ही मानते हैं, एंड वी टेक द, सो द सेम वर्ब वी टेक। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब है आपका H3। H3 क्या कहता है? व्हेन टू इन्फिनेटिव्स आर सेपरेटेड बाय एंड। हाँ, मैंने आपको बताया कि भाई अगर इन्फिनेटिव को आप सिंगुलर मान रहे हो, तो अगर एक से ज्यादा इन्फिनेटिव की रिक्वायरमेंट है सेंटेंस के अंदर, वो कनेक्टेड है एंड से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सिंगुलर नहीं रहेंगे, वो प्लूरल हो जाते हैं। तो अगर दो जेरेंड या दो इन्फिनेटिव कनेक्टेड बाय एंड है, दैट इज अ कंजंक्शन, तो दे वुड बिकम प्लूरल इन फॉर्म। लाइक टू स्पीक, एक आपका सब्जेक्ट हो गया इन्फिनेटिव के फॉर्म में, एंड टू डिलीवर, ये आपका दूसरा दूसरा सब्जेक्ट हो गया कनेक्टेड बाय एंड। ठीक है, तो दे हैव बिकम व्हाट, टू सब्जेक्ट्स। ठीक है, एंड यू कैन से प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, डिलीवर अ लेक्चर आर। ठीक है, तो एक इन्फिनेटिव, एक सब्जेक्ट, दूसरा इन्फिनेटिव, दूसरा सब्जेक्ट कनेक्टेड विद एंड, तो दे हैव बिकम प्लूरल, तो अ प्लूरल वर्ड वुड बी देयर। टू स्पीक एंड टू डिलीवर अ लेक्चर आर टू डिफरेंट थिंग्स। बोलना और लेक्चर देना बहुत अलग अलग बातें हैं, कहते हैं ना, ज्ञान देना और उसको एक्चुअली में करना बहुत अलग अलग बातें हैं, वही है। टू जंप एंड टू क्लाइंब रिक्वायर एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या हो गया? जंप करना और कूदना। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्वायर्स नहीं आया, रिक्वायर आया है, क्यों? क्योंकि एक ये सब्जेक्ट है और एक ये सब्जेक्ट है। ये क्या हो रहा है ना, एक ये सब्जेक्ट है। आई होप क्लियर हो गया। उसके बाद है आपका H4। H4 क्या कहता है? द सिंगुलर सब्जेक्ट मेक्स प्लूरल वर्ब इन दी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो आपका इंडिकेट करते हैं कुछ ब्लेसिंग्स या कर्स या विश, उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है, और ये नरेशन में बहुत पूछे जाते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में वो अलग तरीके से बनते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में पहले वर्ब आती है, और मेनली पता कौन सी वर्ब होती है? मे। और मैं बताया था मॉडल वर्ब में जो मे होती है वो एज अ मॉडल वर्ब यूज होती है इन दी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, और उसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो वेरी डिफरेंट होता है फ्रॉम दी अफर्मेटिव नॉर्मल सेंटेंसेस से। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ऑपरेटिव सेंटेंसेस का यूज करोगे, जो उसकी वर्ब होती है, ठीक है, जो उसकी वर्ब होती है, बेशक वहां पे ऑपरेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन उसकी जो वर्ब होगी वो कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगी। यानी कि अगर सपोज करो वहां पे है आपका सेव, तो वहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेव्स नहीं होगा। एस ई एस और आई ई एस का कभी यूज नहीं करते हैं ऑपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, लाइक लॉन्ग लिव या लिव्स द किंग। अब आपको पता है कि भाई यहाँ इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? द किंग है ना, तो वो सिंगुलर फॉर्म में है। तो ये सोच के कि भाई यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैं जो है वर्ब के आगे एस लगा देता हूँ, गलत। वाई? बिकॉज इट इज एन ऑपरेटिव सेंटेंस एंड द सेम रूल इज मेड लाइक दिस। ठीक है, फॉर ऑपरेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे बनेगा लॉन्ग लिव द किंग बनेगा, लिव्स नहीं आएगा। गॉड सेव द वॉरियर। ठीक है, गॉड सेव द वॉरियर, ये एक तरह का क्या है? ब्लेसिंग है या एक तरह का प्रे है ना? तो इस तरीके से हेवन ब्लेस अस, हेवन
ब्लेसेस, यहाँ पे ब्लेसेस नहीं है, ब्लेस है। इस बात को ध्यान रखना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में यू एवर नेवर यूज एस ई एस और आई ई एस विद द वर्ब। चलिए, उसके बाद H5, सॉरी HF की बोल रहा हूँ मैं, H5, द इंडेफिनिट प्रोनाउन वन फंक्शन से सब्जेक्ट एंड सेंटेंस एंड टेक्स अ सिंगुलर। ठीक है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जब तक वन के साथ आपका ऑफ नहीं आता, आर्टिकल दा नहीं आता, है ना, तब तक आप वन को सिंगुलर ही मानोगे। मतलब वो भी सिंगुलर ही होता है, लेकिन उसमें आगे जाके सिंगुलर नाउन यूज हो जाता है, सॉरी प्लूरल नाउन यूज हो जाता है। ठीक है, इस वाले सेंटेंस में क्या होगा, आगे जाके प्लूरल नाउन यूज हो जाता है। लेकिन अगर वर्ब वन वन सॉरी इंडेफिनिट प्रोनाउन वन अकेला है सेंटेंस के अंदर, तो तो वो सिंगुलर नाउन लेगा और सिंगुलर वर्ब का यूज करेगा। लाइक वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, गलत हो गया है। और इसमें जो आगे जाके प्रोनाउन होता है ना, उसमें आप पर्सनल नहीं जाओगे। ये जो वन के जितने भी सेंटेंस होते हैं ये जनरल होते हैं, जनरल सभी पे लागू होते हैं। तो वन के साथ आगे जाके जो प्रोनाउन यूज कर रहे हो, तो उसमें पर्सनल नाउन यूज नहीं करोगे, लाइक हिज और हर यूज नहीं करोगे। आगे जाके जो नाउन यूज होगा, सॉरी आगे जाके जो प्रोनाउन यूज होगा, वो भी वन के अकॉर्डिंग ही होगा, वो भी जनरल होगा। लाइक अगर मैं बोलता हूँ वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, गलत हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं पर्सनल हो गया हिज को लेके। हिज कौन है यहाँ पे, पता नहीं। ये जो वन है ये जनरल है। जनरल मतलब इट इज वेरी कॉमन, दिस स्टेटमेंट अप्लाइज टू एवरीबडी, कि भाई सबको अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए। तो ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, और ये सभी के लिए अप्लाई हो रहा है ना, ये सभी के लिए बनता है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वन यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पर्सनल क्यों हो रहा हूँ, यूजिंग हिज, यहाँ पे हिज कौन है ना, तो इसलिए गलत हो गया सेंटेंस। ठीक है, ऐसे बनेगा वन शुड कीप, वंस ही आ जाता है फिर। ठीक है, अगर हमें पोजेशन ही शो करना है, तो वन के आगे क्या करो, अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो, तो वो भी तो पोजेशन ही शो करता है। अगर हिज और हर आपका पोजेशन शो कर रहा है, तो ये भी तो पोजेशन शो कर रहा है। तो वन के केस में आप प्रोनाउन जो लगाओगे, ठीक है, जो पोजेसिव प्रोनाउन होगा वो भी, या पोजेसिव एडजेक्टिव होगा वो भी, आपको नहीं यूज करना है, आपको वंस ही यूज करना है। वन इज डेडिकेटेड टू वन सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं हर सेल्फ हिमसेल्फ यूज नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे जो स्टेटमेंट है किसी के लिए पर्सनली नहीं है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है सब पे लागू होती है, कोई भी आ जाता है इसके अंदर। तो इसलिए वन के साथ केवल और केवल पेयरिंग बनेगी, या यूज होगा आपका वन सेल्फ, या आपका यूज हो गया आपका वो वंस यूज हो गया, इस तरीके से। अरे क्या हो रहा है ये, कभी कभार तो दिमाग ही खराब हो जाता है। आई होप क्लियर हो रहा है। अभी पेन क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है आपका H6। H6 क्या कहता है, द वर्ब अग्रीज इन नंबर विद द नाउन फॉलोड बाय ऑफ इन द फॉलोइंग फ्रेजेस। तो देखो, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कुछ फ्रेजेस हैं जिसमें मैंने कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। टू थर्ड होता है, कुछ सुना होगा, वन थर्ड, टू थर्ड, है ना। तो ये कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं आपके सामने, ये प्लूरल नाउन के लिए भी यूज होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होते हैं। तो अगर इनके बाद, इन सब फ्रेजेस के बाद प्लूरल नाउन यूज होता है, तो प्लूरल वर्ब आएगी। और अगर अनकाउंटेबल नाउन यूज होता है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, लाइक टू थर्ड्स ऑफ द मिल्क वॉज वेस्टेड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई दो तिहाई मिल्क या दूध बेकार हो गया था, खराब हो गया था। तो यहाँ पे अगर टू थर्ड्स के बाद में अनकाउंटेबल नाउन का यूज कर रहा हूं, तो वी हैव ओनली वन चॉइस टू यूज सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर मैं इसके बाद कोई काउंटेबल नाउन यूज कर रहा हूँ, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, वो जो काउंटेबल नाउन होगा वो प्लूरल होगा। क्योंकि जो टू थर्ड होगा वो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए तो नहीं है, एंटिटी के लिए नहीं है। वो जो टू थर्ड्स है वो किसी प्लूरल नाउन के लिए है। तो इसलिए यहाँ पे जो यूज कर रहा हूं मैं, ये किसके लिए यूज कर रहा हूँ, प्लूरल नाउन के लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्लूरल नाउन है, तो वह भी आपकी प्लूरल आ गई। टू थर्ड्स ऑफ द मैंगोज आर फ्रेश, यानी कि जो आम है उसके दो तिहाई बढ़िया है, फ्रेश है। द रेस्ट ऑफ भी ऐसे ही है ना, द रेस्ट ऑफ का मतलब पता ना, रिमेनिंग। द रेस्ट ऑफ द टाइम इज फॉर पैकिंग अप, है ना। अब यहाँ पे टाइम है, टाइम किसके लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल होता है टाइम, है ना। तो जो रेस्ट ऑफ द टाइम है, जो बाकी बचा टाइम है, वो पैकिंग के लिए है, पैकिंग अप। लेकिन अगर रेस्ट ऑफ यूज करता हूं मैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, तो आ गया आपका वर्ब। द रेस्ट ऑफ द फोटोज वर डिलीटेड, जो बाकी बची फोटोज थी वो डिलीट कर दी गई। ऐसे ही परसेंट होता है, एक डिफरेंस होता है परसेंट और परसेंटेज में, ये दो तरह के वर्ड होते हैं। एक होता है आपका परसेंट, ठीक है, और एक होता है आपका परसेंटेज। ये दो तरह के वर्ड होते हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। हाँ, इन यूज बताऊंगा। 10% ऑफ द वोट्स वर पोल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे है काउंटेबल नाउन के लिए। 10% ऑफ द फैट वॉज कंज्यूम्ड, ठीक है, तो यहाँ पे है किसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अब क्वार्टर तो आपको पता ही क्या होता है, कौन सा वाला क्वार्टर, वो रेसिडेंस वाला क्वार्टर बोल रहा हूँ मैं। और वो आप और कुछ मत समझना।
अ क्वार्टर ऑफ द एप्पल वॉज कट। तो मतलब एक चौथाई होता है ना क्वार्टर का, मतलब कि भाई जो एप्पल है उसका एक चौथाई काट दिया गया। तो यहाँ पे है क्या है ये क्या है यहाँ पे? आई होप क्लियर हो रहा है ना? हाँ। तो यहाँ पे ये जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज किया जाता है, क्या? क्वार्टर। सारे यूज नहीं करे जाते हैं। अब क्वार्टर ऑफ दीज बनानाज आर रॉटन। अब यहाँ पे बनानाज है, प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ गई है। ठीक है, कि जो बनानाज है उसके एक चौथाई चौथाई जो है क्या थे? खराब थे, सड़ गए थे। अब मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज। जो परसेंटेज होता है, देखो परसेंट और परसेंटेज में ये डिफरेंस है। जो परसेंट होता है इसके साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों आ जाती है, लेकिन जो परसेंटेज होता है उसके साथ हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, इन अ सेंटेंस। ठीक है, कुछ गहराई की वाली बात बता रहा हूँ। वैसे तो अगर इसने पूछा कभी एग्जामिनर ने तो ठीक है, वरना मेरे को नहीं लगता ऐसा डीपली जाएगा कोई। फिर भी पता रहना चाहिए दोनों में डिफरेंस, बिकॉज बोथ आर कॉमन टू अस, है ना, बोथ ऑफ द वर्ड्स। द परसेंटेज ऑफ द पेशेंट्स इज आएगा या आर आएगा, इंक्रीजिंग डे बाय डे। इज आएगा, क्यों? क्योंकि परसेंटेज के साथ हमेशा, चाहे सिंगुलर नाउन हो उसके साथ, चाहे प्लूरल हो, चाहे अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, तो द परसेंटेज ऑफ द पेशेंट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, कि भाई जो तादाद है किसकी? पेशेंट्स की, वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। द परसेंटेज ऑफ योर कमीशन इज टू बी डिसाइडेड। जो तुम्हारी कमीशन है उसका परसेंटेज डिसाइड करना है। इस तरीके से यूज करोगे आप। ठीक है, 1 घंटे से काफी ज्यादा हो गया सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का लेक्चर, बट वी हैव टू डू इट एंड आई हैव आल्सो बीन डूइंग कंटिन्यूअसली विदाउट एनी ब्रेक। चलिए, अब है I1। I1 क्या कहता है? अ लॉट ऑफ, देखो कुछ तुम्हारे सामने फ्रेजेस हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ना मैंने बहुत बार, हमेशा ना रिटर्न में भी देखेंगे और मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी में देखेंगे, कुछ फ्रेजेस रिपीट होते रहते हैं, इनके बिना इंग्लिश बनती नहीं है। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, एनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद हमेशा ध्यान रखना है प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेगा। ठीक है, तो इतना भी आपको आसान नहीं समझना सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट को, कि वो केवल आई के बाद एम आता है, ही के बाद इज आता है, शी के बाद इज आता है, वॉज आता है, ये पूछेंगे नहीं। तो कुछ फ्रेजेस भी हैं जिनका जो वर्ब अग्रीमेंट होता है वो थोड़ा अलग होता है, ध्यान रख लो। ठीक है, तो देख ली ना? तो ये जितने भी होते हैं इनके बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आती है हमेशा। ठीक है, जैसे अ लॉट ऑफ लेबरर्स आर नीडेड। अ लॉट ऑफ लेबरर्स आर नीडेड, इसका मतलब क्या हो गया? बहुत से मजदूरों की जरूरत है। तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। कुछ कुछ इनमें से ऐसे हैं जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होते हैं, बट वी विल सी इट अहेड। अ ग्रेट डील ऑफ स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द एग्जाम टू बी स्टार्टेड। ठीक है, मतलब बहुत से बच्चे, ठीक है, बहुत स्टूडेंट जो है वेट कर रहे हैं एग्जाम स्टार्ट होने का। प्लेंटी ऑफ, बहुत सी चेयर्स वर प्लेस्ड इन द हॉल। प्लेंटी ऑफ चेयर्स वर प्लेस्ड इन द हॉल, कि भाई बहुत सी चेयर जो है वो हॉल में प्लेस्ड थी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो, अ लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, ठीक है, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, एनफ ऑफ। ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होते हैं। तो अगर जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगे तो यू हैव ओनली वन चॉइस टू यूज सिंगुलर वर्ब, है ना? देयर इज अ प्लेंटी ऑफ शुगर इन द कप। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई कप के अंदर बहुत सी चीनी है। अलॉट ऑफ यहाँ पे है ना, या प्लेंटी ऑफ यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? शुगर के लिए। तो शुगर अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको सोचने की जरूरत नहीं है, यूज ओनली व्हाट? सिंगुलर नाउन। लॉट्स ऑफ वाटर वॉज रिक्वायर्ड, बहुत सा पानी रिक्वायर्ड था या बहुत सा पानी की जरूरत थी, है ना? तो ऐसे यूज कर लो। अ गुड डील ऑफ प्रोग्रेस वाज अचीव्ड, कुछ इसमें से ऐसे फ्रेजेस हैं जो मैं अपनी डेली लाइफ में यूज करता हूँ स्पीकिंग, वाइल स्पीकिंग। ठीक है, और जो मेरा इंट्रोडक्शन है, द वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, उसमें ही मैंने गुड डील ऑफ का यूज किया हुआ है। तो दे आर वेरी अमेजिंग टू यूज, है ना? तो अ गुड डील ऑफ प्रोग्रेस वाज अचीव्ड, कि मतलब काफी बढ़िया तरीके से, बढ़िया उसमें, मतलब देखो एग्जैक्ट हिंदी इनकी क्वेश्चन ही होती है, जैसे भी आप बोलो कि भाई गुड, अच्छे से बिल्कुल जो प्रोग्रेस थी वो अचीव की गई। समझ में आ रहा ना? तो जिसकी जिसकी हिंदी एग्जैक्ट होती है मेरे पास, मैं आपको बता देता हूँ। अब है I3। I3 प्रोसेसर नहीं है, I3 पॉइंट है। अ ग्रेट मैनी, अ ग्रेट गुड मैनी। ठीक है, अभी दो है, अ ग्रेट मैनी है, अ गुड मैनी है। सिंपल सी बात है, मैनी आ गया ना इनके साथ तो सब कुछ क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा। इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल व्हाट? प्लूरल नाउन। क्यों? क्योंकि मैनी आ गया है। ठीक है, तो इंडिकेशन होती है। अ ग्रेट मैनी एम्प्लॉइज हैव रिजाइन फ्रॉम द
गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या हो गया, बहुत से एम्प्लॉयज ने गवर्नमेंट सरकार से रिजाइन दे दिया है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, आगे बढ़े। अब है i4, i4 प्रोसेसर होता है, i3, i5, i7 होता है बस, है ना, i4 तो नहीं है। अ लार्ज नंबर ऑफ या अ ग्रेट नंबर ऑफ, अब नंबर आ गया है ये, अच्छा ये तो मैं पहले बता चुका हूँ ना आपको। हाँ ये वैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये दोबारा आ गया है। चलो ठीक है, देख लेते हैं हम, एग्जांपल्स देख लेते हैं, बट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नो दैट अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। A large number of houses are on sale in नोएडा। ठीक है, बहुत सारे मतलब बहुत से नंबर में जो घर हैं वो सेल पे है नोएडा में। द लार्ज नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन बट सिंगुलर वर्ब। द लार्ज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अकर्स इन अ ईयर। ठीक है, कि भाई बहुत से एक्सीडेंट होते हैं एक साल में। i5 प्रोसेसर। ठीक है, लार्ज अमाउंट, अमाउंट आ गया अब। ठीक है, अमाउंट से पता लग रहा है, अच्छा अमाउंट और नंबर में क्या फर्क होता है, एक होता है आपका नंबर, नंबर तो गिनतियां बताता है, ठीक है, दे कैन बी काउंटेड। अमाउंट क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन को डिनोट करता है, ये तो पता है ना आपको। अमाउंट काउंटेबल नाउन के लिए नहीं होता, काउंटेबल नाउन के लिए नंबर होता है, अमाउंट होता है क्वांटिटी ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन। तो अगर अ गुड, अ लार्ज नंबर है यहाँ पे, तो इससे पता लग रहा है कि भाई ये जो है काउंटेबल नाउन के लिए है फ्रेज। यहाँ पे अ लार्ज क्या लग रहा है, अमाउंट लग रहा है, तो इससे पता लगता है कि भाई अनकाउंटेबल नाउन के लिए है। तो अ लार्ज नंबर ऑफ अनकाउंटेबल नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, लार्ज नंबर, हाँ क्लियर हो गया ना, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब तो आपके पास चॉइस ही नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है तो केवल सिंगुलर वर्ब। लाइक अ लार्ज अमाउंट ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज रिक्वायर्ड फॉर द रेसिपी, कि भाई बहुत सी तादाद में या बहुत सी मात्रा में आपको क्या चाहिए, मस्टर्ड ऑयल चाहिए, यानी कि सरसों का तेल चाहिए, किस लिए, रेसिपी बनाने के लिए, है ना। आगे बढ़े। अब है आपका J1। J1 क्या है, द सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब इन इनवर्टेड सेंटेंस। इनवर्टेड सेंटेंस पता है आपको क्या होते हैं, इन्वर्जन, द रूल ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन का रूल मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि भाई अगर आपको पता है सेंटेंस के अंदर जो होता है क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है ना, तो ये हो गया आपका सेंटेंस। लेकिन जब सेंटेंस, और आपको पता है सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होता है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, है ना। लेकिन जब सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं करता, कोई ऐसे वर्ड से स्टार्ट करता है जो नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, तो उस केस में रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो होता है। उसमें क्या होता है, वो जो भी वर्ड है, ठीक है, इन्वर्जन मतलब पता है ना, उल्टा, तो वो जो सेंटेंस है वो उल्टा हो जाता है, सब्जेक्ट यहाँ चला जाता है, ठीक है, और वर्ब पहले आ जाती है। तो जो भी वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसके बाद वर्ब आ जाती है, और क्या आ जाता है आपका, सब्जेक्ट आ जाता है। तो रूल ऑफ इन्वर्जन ये कहता है, और रूल ऑफ इन्वर्जन यूज होता है कुछ तरह के सेंटेंसेस में, लाइक हियर। हियर क्या है यहाँ पे, हियर है यहाँ पे आपका एडवर्ब। तो एडवर्ब ना ही नाउन है ना ही प्रोनाउन है, इसलिए जब भी कोई सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो वो रूल ऑफ इन्वर्जन को फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हियर कम्स द गेस्ट, ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है, हियर कम्स द गेस्ट। अब यहाँ पे कम पहले क्यों आया, ये ऐसे क्यों नहीं बना, हियर द गेस्ट कम्स, क्योंकि रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो हो रहा है। हियर क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो पहले वर्ब आएगी, देन सब्जेक्ट आएगा द गेस्ट। उसके बाद है देयर गोज नोहा, ठीक है, ये नोहा जाती है। उसके बाद देयर इज शी, गलत हो गया, देयर शी इज होगा। अब यहाँ पे रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अगर आपके सामने है टू बी वर्ब, टू बी वर्ब, और आपके सामने है क्या, प्रोनाउन, यहाँ पे ये प्रोनाउन है, देयर यहाँ पे प्रोनाउन है, और यहाँ पे क्या है आपका, ये एडवर्ब है, ठीक है। तो प्रोनाउन के केस में आपका इन्वर्जन, रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो नहीं होता है। तो कभी आपने सुना here we go, here we go कहते हैं ना, here we go, तो here we go बोलते हैं, here go भी क्यों नहीं बोलते, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इन्वर्जन, क्योंकि रूल ऑफ इन्वर्जन हेयर देयर मतलब इनके केस में फॉलो नहीं होता है, जो कि आपका ये होता है, क्या होता है, प्रोनाउन होता है, ठीक है, ये आपका प्रोनाउन है ना। तो प्रोनाउन के केस में आपका फॉलो नहीं होगा रूल ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। जो रूल ऑफ इन्वर्जन है वो केवल और केवल नाउन के केस में फॉलो होगा। द गेस्ट नाउन है, नोहा गेस्ट है, इसलिए यहाँ पे रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो हुआ। यहाँ पे शी है, तो ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन के केस में रूल ऑफ इन्वर्जन को फॉलो मत करो। फ्रॉम द क्राउड, एक और एग्जांपल, फ्रॉम द क्राउड इमर्जेस द सोल्जर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि भाई भीड़ से एक सोल्जर निकलता है, इस तरीके से, है ना। तो ये हो गया आपका पूरा एक फ्रेज जो कि सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब सब्जेक्ट, रूल ऑफ इन्वर्जन। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, J2। ये तो बहुत आसान है। J2 बोलता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, आपको पता है हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वर्ब से स्टार्ट होते हैं,
ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई जो भी यस और नो वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्या तुमने खाना खाया, आप या तो हाँ बोलोगे या ना बोलोगे। तो ये जो क्वेश्चन है क्या तुमने खाना खाया, इसको मैं क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो पहले वर्ब आएगी, डिड यू हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, है ना। तो यहाँ पे डिड क्या है, वर्ब है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा जो पहले आता है शुरुआती सेंटेंस में, वो क्या आता है, वर्ब आता है। डू दे नो यू, क्या वो तुम्हें जानते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट है वर्ब के बाद। इज ही अस्लीप, इसका मतलब क्या वो सो रहा है, इस तरीके से, है ना। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। J3 क्या बोलता है, द यूसेज ऑफ मोर देन वन वर्ब इन द सेम क्लॉज कैन लीड टू सेंटेंस स्ट्रक्चर एरर। हाँ देखो ये सेंटेंस देख लो, समझ में आ जाएगा ऊपर इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है। द मैन ओन कार्स मस्ट लिव हेयर, द मैन ओन कार्स मस्ट लिव हेयर। अब यहाँ पे सेंटेंस में ना आपको अजीब सा नहीं लग रहा कि भाई यहाँ पे ना दो वर्ब का यूज हो रखा है। द मैन एक तो ओन एक वर्ब है, ओन मतलब पोजेस करना, और दूसरा मस्ट। तो एक सेंटेंस में ऐसे जहां पे एक ही वर्ब की जरूरत है, एक सेंटेंस में एक वर्ब चाहिए होती है, ठीक है। अगर दो आती है तो उसमें से एक हेल्पिंग वर्ब होगी और एक मेन वर्ब होगी। लेकिन एक सेंटेंस में कभी भी है ना, दो मेन वर्ब नहीं आती है, ठीक है। दो वर्ब होगी या दो से ज्यादा तीन भी हो सकती है, लेकिन उसमें क्या होगा, एक हेल्पिंग वर्ब होगी, एक मेन वर्ब। लेकिन अगर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के साथ दो मेन वर्ब आ रही है तो वो सेंटेंस गलत हो गया है। तो उसको आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। उसको कैसे मॉडिफाई करोगे, अब यहाँ पे पता है क्या है, एक ये वर्ब है, एक ये वर्ब है, गलत हो गया ना। सब्जेक्ट सेम है द मैन, ऐसे यूज नहीं करोगे, ये सेंटेंस इसलिए गलत हो गया। ये कैसे बनना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन को एडिशन कर दो, द मैन हु ओन्स कार्स मस्ट लिव हियर, ठीक है। अब यहाँ पे हु किसका सब्जेक्ट है, इसका, और यहाँ पे जो मस्ट है इसका सब्जेक्ट क्या है, ये द मैन। तो इस तरीके से समझना पड़ता है सेंटेंस को, ठीक है, बहुत डीपली। द मैन हु ओन्स कार्स मस्ट लिव हियर, इसका मतलब क्या हो गया, जो इंसान के पास कार है, ठीक है, कार है, गाड़ियां हैं बहुत सारी, ठीक है, वो यहाँ रहना चाहिए, या यहाँ जरूर रहना चाहिए, इस तरीके से, या यहाँ जरूर रहता है, इस तरीके से, ठीक है। तो एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, ज्यादा दो वर्ब हो जाएगी, लेकिन उसमें से एक हेल्पिंग वर्ब होगी और दूसरी क्या होगी, मेन वर्ब होगी। तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आपको दो मेन वर्ब नहीं होनी चाहिए एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है। अगर एक सेंटेंस के अंदर दो मेन वर्ब होती है तो सेंटेंस गलत हो गया है। तो आपको मॉडिफिकेशन करना है, रिलेटिव प्रोनाउन की एडिशन करो और उसके बाद वर्ब का सब्जेक्ट चेंज कर दो, तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ठीक है। चलो, अब आई थिंक कंप्लीट हो गया है। अब ये क्या बच रहा है, द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रूल्स डू नॉट अप्लाई टू वर्ब्स यूज्ड इन द सिंपल पास्ट टेंस विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस में आप यूज नहीं कर सकते सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसके अंदर केवल एक ही फॉर्म चाहिए वर्ब की, सेकंड फॉर्म, लाइक डिड। तो जो डिड होता है, अनलाइक डू और डज, ठीक है, ये ही के साथ भी यूज हो जाएगा, दे के साथ भी यूज हो जाएगा, किसी नाउन के साथ भी यूज हो जाएगा। तो इसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी नहीं है डिड के साथ, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लेकिन डू डज में हमें सोचना पड़ता है कि डू आता है आई के साथ, यू के साथ, या कोई प्लूरल नाउन के साथ, और डज आता है ही, शी, इट, या किसी नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, है ना, जो भी मैंने लिखा है। तो ये कह रहा है, ये लास्ट इंस्ट्रक्शन है, लास्ट स्लाइड है, कि जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है उसके जो रूल्स है वो अप्लाई नहीं होते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो फ्रेड ड्रोव माई कार, यहाँ पे फ्रेड सिंगुलर है, तो तब भी ड्रॉ भी आया है कि फ्रेड ने मेरी गाड़ी चलाई। नीचे है फ्रेड एंड आर्थर ड्रॉव माई कार, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, ऊपर क्या था, सब्जेक्ट सिंगुलर था, तब भी ड्रॉव था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे क्या है, फ्रेड एंड आर्थर, इसके कारण जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया, तब भी जो है आपका ड्रॉव ही है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म या सिंपल पास्ट टेंस होता है उसमें हमें सोचना नहीं पड़ता कि भाई उसको, उसमें है ना इस रूल को फॉलो नहीं करना पड़ता, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कुछ रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसके साथ सब्जेक्ट क्या है, क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, सेम ही फॉर्म ऑफ वर्ब रहती है। तो अब ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं ये बोलना चाहूंगा कि क्लियर कंप्लीट हो गया आपका क्या, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इन द लास्ट सेकंड पार्ट। तो आज इतना बड़ा सेशन मैंने लिया, ठीक है, और कंसिस्टेंटली डेडिकेटेडली, ठीक है। कुछ बस पानी पिया था आपके सामने, ठीक है, सामने तो नहीं पिया, थोड़ा स्टूडियो के पीछे जाके पानी पिया। उसके अलावा मैं बिल्कुल ही पॉज नहीं करी वीडियो। तो आज जो 1.5 घंटे ऑलमोस्ट है ना उसका जो सेशन लिया आज हमने, तो ये अगर आपको लेना है तो मतलब आपको ट्राई करना चाहिए। मतलब 2 ही सेशंस में हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को कंप्लीट कर दिया है।
और अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन टैग करना है। तो क्वेश्चन टैग का भी हमें केवल एक ही सेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा रूल नहीं है और 1 घंटे के अंदर अंदर हमें कंप्लीट करना पड़ेगा सब। क्वेश्चन टैग में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मार्क का आपका एसएससी एग्जामिनेशन के अंदर आ जाएगा क्वेश्चन। तो उसके इतने भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, इतने भी ज्यादा रूल्स नहीं होते, सारे सिमिलर सिमिलर होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा क्वेश्चन टैग में, एंड दैट वुड हैव टू बी कंप्लीटेड इन ओनली 1 आवर, 1 आवर, है ना। और सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट 2 सेशन में कंप्लीट हो गया। तो अगर आपने पहले के सारे कर लिए हैं तो यू कैन डू सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट इन अ वन गो, है ना। चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, है ना। आज हमारा कंप्लीट हो गया सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट। नेक्स्ट सेशन वुड बी फॉर, अच्छा पहले इसके क्वेश्चंस भी तो करने हैं सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट के, है ना। सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट के ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते हुए हम कितने करेंगे, अगर सबके 50-50 कर रहे हैं तो देख लेंगे। अभी क्वेश्चन टैग के भी करने हैं, प्रपोजिशन के क्वेश्चन हो गए 50, सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट के भी क्वेश्चन करने हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस ऑफ ऑन सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट, उसके बाद हम क्वेश्चन टैग करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, देन हम वॉइस पे पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद नरेशन, ठीक है। तो आज का जो कंक्लूजन है बहुत लंबा हो गया क्योंकि लेक्चर भी बहुत लंबा था। तो बाय बाय, इतना आसान नहीं होता करना। तो बाय बाय, टेक केयर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट। टिल देन कीप ऑन लर्निंग एंड हैव फन। बाय बाय, हasta la vista।